आज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस यानी जेनेटिक्स का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, देखो ह्यूमन को बहुत पहले पता था, करीब आज से 8000 से 1000 बिफोर क्राइस्ट, कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन छुपा होता है। यानी ह्यूमन को पता था आज से 8000 से 1000 बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या पता था कि वेरिएशन छुपा होता है, यानी हिडन रहता है किसमें, सेक्सुअली में कि एसेक्सुअली में। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में आपको पता है कि एसेक्सुअल में कभी वेरिएशन हिडन नहीं रहता है, राइट। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन, उन्होंने वेरिएशन को एक्सप्लॉइट किया, मतलब उसको अपने मन मुताबिक किसी में ढालना चाहा, यानी किसी में इंट्रोड्यूस करना चाहा। अच्छा, इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या किया, वाइल्ड पॉपुलेशन को चुना। आपको पता है वाइल्ड प्रजातियां यानी जंगलवासी प्रजातियां, ना हम उन्हें कभी पानी देने जाते हैं, ना हम उन्हें कभी खाद देने जाते हैं, ना ही हम उन्हें कभी कुछ मिनरल वगैरह देने जाते हैं, फिर भी वो सरवाइव कर जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया। जितना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं उतना ज्यादा उनके सर्वाइव वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन जितने ज्यादा आएंगे उतना ज्यादा उसका सर्वाइवल होगा, राइट। तो क्या लिखा है, वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेलेक्टिवली ब्रीड, यानी इन्होंने वाइल्ड पॉपुलेशन में वेरिएशन को लिया और उसके बाद सेलेक्टिवली ब्रीड यानी सेलेक्टेड ब्रीड बना ली और डिजायरेबल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर लिया, मतलब मनचाहा कैरेक्टर इसके अंदर आ गया। फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इसको नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे कि आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इन्होंने जो एंसेस्टर के जो कैरेक्टर्स थे, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। कहां पे? किसी डोमेस्टिक प्रजाति में। देखिए लिखा है, जैसे वाइल्ड काऊ जो है उसके जो जीन्स थे उसको क्रॉस करा करके इन्होंने साहिवाल की एक ब्रीड बनाई। साहिवाल कहां पे बनाई गई और किसकी प्रजाति है? काऊ की। पहला क्वेश्चन, कहां बनाई गई? पंजाब। किसकी है? काऊ की। किससे जीन को वो इंट्रोड्यूस कराया गया? वाइल्ड प्रजाति से, वाइल्ड से। और इन्होंने बोला इस चैप्टर में हम दो चीज पढ़ेंगे, एक तो क्या, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है यानी हेरिडिटी, और दूसरा वेरिएशन, यानी इस चैप्टर का असली में नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग स्टडी करते हैं। मेंडल्स ने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, ठीक है, ये कब दिया था? मिड 19th सेंचुरी में, क्योंकि 1822 में मेंडल का बर्थ हुआ था। 1856 में उन्होंने काम करना चालू किया। 1863 में, यानी 7 वर्षों तक उन्होंने काम किया और करीब 14 ट्रेट पर काम किया, जिनमें 7 कैरेक्टर बनते हैं। एक कैरेक्टर में 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, जैसे टॉल का कंट्रास्टिंग ड्वार्फ, जैसे एक्सिलरी का कंट्रास्टिंग टर्मिनल, ठीक है ना, जैसे इन्फ्लेटेड का कंट्रास्टिंग कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है ना। तो ये सारे कैरेक्टर्स इन्होंने लिए जो कि इधर बने हुए, अभी हम लोग देखते हैं इसको। तो जॉर्ज मेंडल ने जो कंडक्ट कराया वो कराया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, और किस पर कराया? गार्डन पी। गार्डन पी को लेथाइरस ओडोरेटस बोलते हैं या फिर बोलते हैं पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, जबकि स्वीट पी को बोलते हैं क्या? लेथाइरस ओडोरेटस। तो गार्डन पी क्या है और स्वीट पी क्या होता है? लेथाइरस ओडोरेटस, ठीक है ना। इन्होंने कितने वर्षों तक काम किया? 7। अभी मैंने आपको बताया था इनके ईयर को, ये लिखा हुआ था 1856 से लेकर के 1863 तक। और इन्होंने प्रपोज किया कौन सा नियम? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कहां पे दिया? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। और मेंडल ने जो इन्वेस्टिगेशंस किए इनहेरिटेंस पैटर्न को समझने के लिए, वो पहली बार था। और इससे पहले किसी ने ये प्रयोग कभी नहीं किया था कि मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल किया जाए, यानी इन्होंने पहली बार मैथमेटिकल टूल को इस्तेमाल किया और स्टैटिक्स का प्रयोग किया। ये देखिए लिखा है ना, फर्स्ट टाइम इन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया और मैथमेटिकल लॉजिक्स का प्रयोग किया, यानी स्टैटिस्टिकल टूल का प्रयोग किया और मैथमेटिक्स का लॉजिक अपनाया। मैथमेटिक्स का लॉजिक, मैथमेटिक्स अगर आप लोगों को थोड़ी पता हो तो एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो प्रायिकता बोलते हैं कि अगर मान लो कि एक ड्रम में 100 वो है सॉक्स और 100 में से 99 जो है काले हैं और एक जो है सफेद है, तो आप हाथ डाल के निकालोगे तो संभावना क्या है सफेद के मिलने की? 1/99, 1/99। यही तो चांस है कि 99 बार में 1/100, सॉरी
1/100 बार हाथ डालोगे तो एक बार निकलने के चांस है, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक का प्रयोग किया, किसको सॉल्व करने के लिए? प्रॉब्लम को। कहां पे? बायोलॉजी की। और इसी कारण लोगों ने इन पे फेथ भी नहीं किया और इसीलिए फेल्योर भी हो गए थे, ठीक है ना। वो तो बाद में जब रीडिस्कवरी हुई तब ये काफी पॉपुलर हुए। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो लार्ज सैंपलिंग साइज को डिनोट करता था कि स्मॉल सैंपलिंग साइज, मतलब हमेशा ये ज्यादा पर काम करते थे। मतलब ज्यादा पर काम करेंगे तो क्या होगा? अगर ज्यादा पर काम किया तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? अच्छा बताओ, हमने एक टायर का पंचर बनाना सीखा और एक व्यक्ति है जिसने 10,000 पंचर बनाए अभी तक, कौन पंचर एक्सपर्ट हुआ? ऑब्वियस सी बात है ना। तो क्या हुआ? लार्ज सैंपलिंग साइज इन्होंने हमेशा चुना, which gave greater credibility to the data, इससे greater credibility मिली डाटा को, यानी विश्वसनीयता बढ़ी डाटा की जो उन्होंने कलेक्ट किया था। अच्छा फिर क्या लिखा है? confirmation of his interference from the experiment of successive generation, और ये हमेशा एक पीढ़ी तक नहीं, F1, F2, F3, F4, F5 ऐसे जाते थे। हालांकि हम लोग पढ़ते हैं केवल F1 और F2 तक, लेकिन ये अगली पीढ़ी तक भी पढ़ते थे और सारा डाटाबेस बनाते थे, डायरी मेंटेन करते थे कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और जब डायरी मेंटेन करते थे तो इनको पता चलता था कि ऐसा हो रहा है इसका कारण ये रहा होगा, ऐसा हो रहा है इसका कारण ये रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डाटाबेस का मतलब ही होता है कि मेंटेन करना, अपने डाटा को डायरी में नोट करना, लिखा है। और ये प्लांट को टेस्ट भी करते थे और प्रूफ करते थे अपने रिजल्ट को, पॉइंट टू द जनरल रूल। देखो इसी से इन्होंने कुछ जनरल रूल बना दिए, किसके लिए? इनहेरिटेंस के, और जो कि बकवास नहीं थी। पहले के लोग क्या करते थे? बस बकवास की बातें करते थे और कोई सस्टेनेबल आइडिया नहीं था। मतलब वो कहते थे ऐसा ये कर दो ये बनेगा, ये कर दो ये बनेगा। ये इन्होंने करके और सबको बताया और रूल भी बना दिए, और आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इनके रूल को चैलेंज कर सके। मेंडल ने जो कैरेक्टर को वर्क किया था, उन्होंने गार्डन पी पर वर्क किया और उन्होंने मैनिफेस्ट किया था। मैनिफेस्ट का मतलब होता है दर्शाना। उन्होंने दो चीज को दर्शाया था, दो, एक कंट्रास्टिंग ट्रेड का मतलब होता है दो अपोजिट ट्रेड। तो दो अपोजिट ट्रेड लिए थे, जैसे डार्क का अपोजिट ट्रेड टॉल, जैसे येलो का ग्रीन, जैसे एक्सिलरी का, हाँ तो ये देखो जैसे यहां लिखा हुआ है राउंडेड का उल्टा येलो का ग्रीन, अच्छा वायलेट का, अच्छा फुल का उल्टा, और ग्रीन का उल्टा। अच्छा आपने यहां नोटिस किया होगा ये सीड का जो ग्रीन है वो रेसेसिव है, जबकि इसका जो ग्रीन है वो डोमिनेंट है। ध्यान दीजिएगा इस पे थोड़ा, ठीक है। उसके बाद एक एक्सियल फिर टर्मिनल, और ये टॉल का उल्टा ड्वार्फ। तो इस तरह से सारे कैरेक्टर उन्होंने पेयर में लिए थे, लेकिन एक कैरेक्टर पेयर में नहीं लिया था। कौन सा कैरेक्टर पेयर में नहीं लिया था? हाइट का कैरेक्टर पेयर में नहीं लिया था। देखो सीड के दो कैरेक्टर लिए, ठीक है, और फ्लावर के दो कैरेक्टर लिए, ये देखो फ्लावर था, और ये पॉड के दो कैरेक्टर लिए, लेकिन हाइट का एक कैरेक्टर लिया बस। और अभी लिखा मिलेगा, टेबल आपको मिलेगी आगे। तो इन्होंने कुछ जनरल रूल बना डाले जो कि बाद में साइंटिस्ट ने उसको एक्सपेंड कर दिया। मतलब आज के साइंटिस्ट ने भी उसमें योगदान किया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि इनका बाकियों का कोई योगदान नहीं है। बाकी का योगदान था जिन्होंने रीडिस्कवरी करी। रीडिस्कवरी किसने करी? कोरेंस, ह्यूगो डिवरीज और सेरमार्क। याद आया? ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरिटेड इन देम, यानी कि जितने भी बाद के साइंटिस्ट थे सबने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझा, सबने इसके नेचुरल ऑब्जर्वेशन किए, और तब जाके मेंडल आज पॉपुलर हो पाए हैं, ठीक है। यानी मेंडल को पॉपुलर करने में अकेले मेंडल का काम नहीं था, बल्कि और भी लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। मेंडल ने कंडक्ट किया मेंडल ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया था। याद करिए, बैगिंग और वो क्रॉस पॉलिनेशन और फिर रीबैगिंग। याद है कि नहीं है? अभी कल ही तो क्वेश्चन दिया था उसके सीक्वेंस पे। तो मेंडल ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन कराया, ठीक है ना। उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस बनाई। ट्रू का मतलब होता है प्योर टॉल प्योर डॉर्फ, ठीक है ना। प्योर टॉल प्योर डॉर्फ, प्योर राउंडेड प्योर रिंकल, प्योर येलो प्योर वो ग्रीन, इस तरीके से इन्होंने सारी चीजें की।
फिर लिखा हुआ है और उन्होंने कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन कराया, लेकिन स्पेशल बात यह है कि ये शायद इनको नहीं पता था या मेंडल बहुत लकी थे। उसका कारण जाता है 3 जनरेशन 4 जनरेशन से आगे नहीं गए थे। और आपकी पुरानी वाली अगर एनसीईआरटी होती तो उसमें साफ लिखा था यदि किसी 4 से 6 पीढ़ी तक किसी भी प्रजाति का सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो होमोजाइगोसिटी घटेगी, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी और हेटेरोजाइगोसिटी घटेगी, और इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन की घटना हो सकती है। और अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन की घटना होती तो ये अपने एक्सपेरिमेंट नहीं खोज पाते। तो इसीलिए मेंडल को लकी माना गया है। और मेंडल इसलिए भी लकी थे क्योंकि इन्होंने जो भी कैरेक्टर लिए थे 7 कैरेक्टर वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे। अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने से उनके बीच में दूरियां ज्यादा थी। दूरी ज्यादा तो लिंकेज का चांस कम। अगर लिंकेज का चांस होता तो मेंडल अपना थर्ड लॉ कभी नहीं खोज पाते, दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बताइए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद क्या है? लिंकेज। अगर लिंकेज हो गया तो मेंडल कभी अपना रूल नहीं खोज पाते, ठीक है ना, क्रॉस तो फेल हो जाता उनका थर्ड लॉ। इसीलिए मेंडल लकी थे। अब कहते हैं ना, कहते हैं कि हम जिस ट्रेन से जा रहे हैं इत्तेफाक से बगल वाली ट्रेन का आप जाने वाले थे जिस ट्रेन से, उसका आपका कैंसिल हो गया टिकट वेटिंग में था, क्लियर नहीं हुआ। आपने अफरा तफरी में तत्काल की टिकट कराई तो जिसमें आप वेटिंग में जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप लकी कहोगे अपने आप को कि अनलकी? लकी कहोगे। वही हुआ मेंडल के साथ। तो मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्री प्लांट लिए थे, ठीक है, और उन्होंने सब कुछ पेयर में लिया था, एक को छोड़कर। कौन सी चीज पेयर में नहीं ली थी? हाइट, ठीक है। और वो ये देखो ये वाला टेबल है, ये टेबल पे से क्वेश्चन आता है। देखो स्टेम का एक ही कैरेक्टर है, फ्लावर के 2 कैरेक्टर है, पॉड के 2 कैरेक्टर है, सीड के 2 कैरेक्टर है। तो यानी हर चीज पेयर में ली थी एक को छोड़ करके, ठीक। अच्छा, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। 1 जीन का मतलब क्या होता है? एक जीन मतलब एक कैरेक्टर, एक जीन का मतलब एक कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर का मतलब 2 ट्रेट, दो ट्रेट, और दोनों कंट्रास्टिंग होने चाहिए। तो याद रखो इन्होंने क्या किया, एक जीन इनहेरिटेंस पर स्टडी करनी चालू की, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, और मेंडल ने क्रॉस कराया, केवल एक ही कैरेक्टर लिया है तो हाइट, कैरेक्टर इज हाइट, पर टॉल एंड ड्वार्फ आर ट्रेट। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या बोला? मैंने बोला मेरे त्वचा का रंग क्या है? अरे त्वचा का रंग पूछा है, काला गोरा नहीं पूछा है। त्वचा का रंग कैरेक्टर है। अब मैं काला हूं कि गोरा हूं ये मेरा ट्रेट है। हाँ ठीक है, संतूर साबुन जो लगाता हूं। आगे फिर लिखा है प्लान टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इन्होंने 1 जीन इनहेरिटेंस किया, ठीक है ना। फिर इन्होंने कलेक्ट किया सीड प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट, उसका बीज बनाया, बीज बना के उगा के देखा, और उगाने के बाद जो पहली पीढ़ी में इन्होंने उगाया जिसको F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं, तो वहां पे इनको केवल और केवल क्या मिले? टॉल मिले, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करता है। केवल और केवल टॉल मिले। देखो लिखा है वन ऑफ इट्स पेरेंट, कह रहा है कि टॉल का जो हाइट था वो केवल एक पेरेंट से मैच कर रहा था, और कोई भी हमको ड्वार्फ नहीं मिला, क्योंकि यहां कौन सा रूल फॉलो हो रहा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, he made similar observation for other pairs of trait। इन्होंने other pair of traits लिया, that the F1 always resemble either of the parent and that the trait of other parent were not seen in them। इन्होंने बोला कि जो F1 में था वो केवल एक पेरेंट से मैच कर रहा था कैरेक्टर। मतलब मैंने कहा कि 120 मीटर हाइट एक का एक लंबा पौधा 30 सेंटीमीटर पौधे के साथ क्रॉस कराया गया, तो आपको जो F1 में पौधा मिला वो भी 120 मीटर हाइट वाला ही मिला। अच्छा बताओ, तो 120 मीटर की हाइट तो एक ही पेरेंट से मैच हुई ना, 30 वाले से तो मैच हुई नहीं। तो यही था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये बोला गया अदर पेरेंट्स वाज नॉट सीन इन देम, यानी कि 30 सेंटीमीटर वाला कोई नहीं मिला आपको F1 में। यही है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेस कराया, यानी F1 को आपस में क्रॉस कराया। F1 में जो भी मेल फीमेल मिले, मान लो मेल मिला टॉल और इधर भी मेल मिला टॉल, तो ऐसा वाला टॉल मिला होगा RR इंटू RR, है ना। तो उसके बाद जब इसको क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के बाद इनको कैपिटल R एक मिला, कैपिटल R स्मॉल r दूसरा मिला, 2 मिले ऐसे, यानी 1s2 2s2 स्मॉल r 1 मिला। और ये देखो ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल था, लेकिन इसकी हाइट इसके समान थी, क्योंकि यहां लॉ लग रहा था लॉ ऑफ
डोमिनेंस, और इसकी हाइट 30 सेंटीमीटर की थी। समझ में आई बात? तो देखो लिखा है जब F2 जनरेशन में गए, ये F2 जनरेशन में हम बात कर रहे हैं, F2 में ड्वार्फ भी मिल गया। ये देखो ड्वार्फ पहले नहीं था F1 में, लेकिन मिल गया। द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन F1, कह रहा है F1 में नहीं दिख रहा था, लेकिन अब एक्सप्रेस हो गया है, नाउ एक्सप्रेस्ड, अब एक्सप्रेस हो गया है। द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट दैट वर ड्वार्फ वर 1/4 ऑफ द F2 प्लांट व्हाइल 3/4 ऑफ F2 प्लांट वर टॉल। मतलब ये 4 पौधे बने, 1 3 और 1 4, 4 में से 1/4 पौधे आपको ड्वार्फ मिले और 3 पौधे आपको टॉल मिले, और कह रहा है रेशियो आया 3:1। लेकिन ये जो रेशियो आया है ये फिनोटिपिक रेशियो आया है। अगर आप जीनोटिपिकली चलें तो रेशियो ऐसे आएगा, RR 1/4, R स्मॉल r 2/4 यानी 50%, और RR स्मॉल r 1/4 यानी 25%। तो रेशियो आएगा 1:2:1। तो देखो अगर फिनोटिपिक रेशियो बोला गया तो 3:1 निकाल लेंगे, 3:1, और जीनोटिपिकली बोला जाए तो 1:1 निकाल लेंगे, राइट। अच्छा अब क्या बोला गया, सिमिलर रिजल्ट वर ऑब्टेन फॉर द अदर ट्रेट। जैसे हाइट के लिए किया, वैसे येलो और ग्रीन सीड के लिए किया, वैसे ही एक्सिलरी और कॉन्स्ट्रिक्टेड एक्सिलरी और टर्मिनल के लिए किया, वैसे ही सातों कैरेक्टर के लिए करके दिखा। और हर बार इनका नियम सही आता था कि हर बार F1 में एक ही कैरेक्टर दिखता था, दूसरा कैरेक्टर छुपा रहता था। तो जो दिखता था उन्होंने उसको बोला कि डोमिनेंट है, और जो नहीं दिखता था इन्होंने उसको बोला रिसेसिव है। और यहीं से आया लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहीं से आया लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ये देखो लिखा है F2 में हमको रेशियो मिलता था 3:1, और कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। अच्छा इन्होंने एक बात ये भी नोटिस की कि अगर मान लो F1 में कोई चीज नहीं दिख रही है लेकिन F2 में दिख रही है, इसका मतलब वहां पे ब्लेंडिंग नहीं हुई थी। ऐसा नहीं हुआ था कि 100 120 इंटू 30 150/2 75 सेंटीमीटर का कोई पौधा मिला हो। अगर 75 सेंटीमीटर का पौधा मिलता तो क्या होता, इससे ये पता लगता कि ब्लेंडिंग हो गई। लेकिन आपको हमेशा 120 मीटर हाइट वाला मिला, और अगली पीढ़ी में F2 पीढ़ी में आपको 120 के साथ साथ 30 मीटर वाला भी हाइट वाला पौधा मिला। इसका मतलब आपको दोनों तरह के पौधे मिल रहे हैं। इससे क्या कहते हैं, इससे ब्लेंडिंग नहीं हो रही, ये पता लगता था। ठीक है ना। अच्छा आप खुद सोचो, अगर आपने 2 रंग मिला दिए, लाल और सफेद, तो क्या बन जाएगा, पिंक। और अगर पिंक आगे आगे कोई इसे अलग करके दिखा दे, अगर कोई व्यक्ति इसे आगे अलग करके फिर से लाल और पिंक बदल दे, इसका मतलब कि कलर कभी ब्लेंड हुआ नहीं था। आपको प्रतीत हो रहा था ऐसा, पर वो हुआ नहीं था कभी ब्लेंड। सही कि नहीं है। मेंडल ने प्रपोज किया कि कुछ तो ऐसा है जो पास हो जाता है, कुछ तो ऐसा है जो पास हो जाता है, वो भी स्टेबली पास होता है। और ये कुछ तो उनको खुद भी नहीं पता था। बाद में पता चला काफी अरसे बाद कि ये जो कुछ है वो उनका फैक्टर था या मेंडेलियन फैक्टर था। ठीक है ना। और बाद में पता चला कि ये जीन था, है ना, जीन था। तो ये कुछ तो है जो स्टेबली पास होता है, ये बताते थे। और बोलते जब भी पास होता है कभी चेंज नहीं होता, यानी म्यूटेशन जनरली नहीं होता है। ये बात भी सही बात है, म्यूटेशन जनरली नहीं होता, और पेरेंट्स से बच्चों में पहुंच जाता है थ्रू द गैमेट पहुंच जाता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता रहता है। उन्होंने इस कुछ को क्या नाम दिया था, फैक्टर, लेकिन हम इस कुछ को क्या नाम देते हैं, जीन, यानी नाउ वी कॉल्ड इट जीन। देयरफॉर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बताओ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, जीन। और इसीलिए इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का नाम पड़ा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स नाम पड़ा, राइट। अब आगे देखो, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन, जीन के अंदर हमेशा सूचना भरी होती है। अच्छा मेरा जो भी कलर है वो मेरे जीन के कारण है ना। नेक्स्ट जनरेशन में जो भी कलर आएगा वो मेरे जीन के कारण ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब जीन ही है जो ले जाता है नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर को, और वही डिसाइड करता है कि बच्चा किस कलर का होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मम्मी भी डार्क हो, पापा भी डार्क हो और बच्चा एकदम फेयर पैदा हो जाए। ऐसा संभावना तभी हो सकती है जब क्या हो, म्यूटेशन हो जाए, अदरवाइज कभी नहीं हो सकता है। और ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा बहुत रेयर होता है कि मम्मी भी हाँ ऐसा बहुत देखने को मिल सकता है, मम्मी भी फेयर हैं, पापा भी फेयर हैं, बच्चा एकदम काला हो जाए, वैसा भी हो सकता है। ऐसा देखने को मुझे मिला है लाइव में, हमारे पड़ोस में ही है। They contain the information that require express a particular trait in the organism। यानी क्या होता है, उसके अंदर सूचना छुपी रहती है और सूचना ही एक्सप्रेस होती रहती है। यानी जीनोटाइप के अंदर फिनोटाइप की सूचना छुपी रहती है।
तभी तो कहते हैं जीनोटाइप कंट्रोल्स द फिनोटाइप, बट फिनोटाइप नेवर कंट्रोल्स द जीनोटाइप। आप फेयर एंड लवली लगा के गोरे हो सकते हो, लेकिन क्या होता है, आपका बच्चा वैसा ही रहेगा जैसा आपका जीन है ना। इसीलिए तो एक व्यक्ति ने उस पर केस कर दिया था, और तब से नाम चेंज हो गया, नाम हो गया फेयर एंड ग्लो, ग्लो एंड लवली। अच्छा, हम लगाते कहाँ हैं, जो भी है हम लगाते ही नहीं है, इसलिए तो ग्लो एंड लवली जब लगाने लगेंगे तो क्या होगा, सोचो, है ना। जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील। मतलब जीन जिस कंट्रास्टिंग ट्रेट को कंट्रोल करता है उसे बोलते हैं एलील। जैसे देखो, जैसे सोच के देखो, मैंने कहा मेरे पास एक जीन है, मतलब एक लेटर है, एक जीन मतलब एक अल्फाबेट। मैंने कहा मेरे पास एक जीन है, मैंने उसके लिए कोई लेटर मान लिया। मैंने कहा फिर मेरे पास एक जीन है, मैंने उसके लिए कोई सिंबल मान लिया। आप जरा सोचिए, ये जीन के दो कंट्रास्टिंग फॉर्म हो सकते हैं। अगर कैपिटल में लिख रहा हूं कैपिटल आर तो ये डोमिनेंट एलील है, और अगर मैं स्मॉल आर लिख रहा हूं, हाँ, अगर कैपिटल एल लिख रहा हूं तो ये डोमिनेंट है, स्मॉल एल लिखा तो ये कैसा है, अगर कैपिटल एस लिखा तो डोमिनेंट है, और अगर स्मॉल एस लिखा तो ये रिसेसिव है। अब समझ में आ गया होगा कि जीन का और एलील का क्या संबंध है। एक ही जीन के दो वेरिएंट्स को क्या बोलते हैं, और ये एक ही जीन है पर उनके दो वेरिएंट्स हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट को दर्शा रहा है और एक रिसेसिव को। क्लियर। देखो यही बात लिखी है, अगर हम एक अल्फाबेटिकली सिंबल हर जीन के लिए देते हैं, मैंने इतने सारे दिए, देन द कैपिटल लेटर जो है वो एक ट्रेट को दर्शा रहा होगा F1 में, और जो दूसरा है वो दूसरे ट्रेट को दर्शा रहा होगा। कह रहा है फॉर एग्जांपल, अगर हम T को हाइट का जीन मान लें, हाइट के कैरेक्टर का जीन मान ले, तो टॉल वाला कैपिटल T को दर्शाएगा और स्मॉल वाला स्मॉल t यानी ड्वार्फ को दर्शाएगा। बस यही दोनों एक दूसरे के एलील हो गए, यानी T and T आर एलील ऑफ द हाइट जीन। ठीक है, और बोल रहा है इसी तरीके से क्या होता है, आपको तीन तरह के कॉम्बिनेशन मिलते थे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, और इनका रेशियो ही तो अभी हम लोग ने जीनोटाइपिक निकाला था। तो ये 3/4 दिख रहे थे, ये 1/4 दिख रहे थे, और अगर हम उसके फिनोटिपिकली 3/4 और 1/4, जीनोटिपिकली ये 1/4, ये 2/4 और ये 1/4, तो 1:1 आ रहा था। ठीक है ना। मेंडल ने क्या प्रपोज किया, मेंडल ने और प्रपोज किया ट्रू ब्रीडिंग, जैसे टॉल और डॉर्फ को ब्रीड कराया, और हाइट के लिए जब देखो दोनों लेटर सेम होंगे तो होमोजाइगस, और दोनों डिफरेंट होंगे तो हेट्रोजाइगस। अगर हम लेटर को लिख के देखेंगे, जैसे मैं आपसे पूछूं कैपिटल टी मैंने लिख दिया, व्हाट इज दिस, नहीं ये क्या है, नहीं, फिर अब आप नजरिया बदलो थोड़ा। जब आप अल्फाबेट लिखते हो तो आप जीनोटाइप लिखते हो, और जब उसका एक्सप्रेशन कल्पना करते हो तो वो फिनोटाइप है। जैसे बताओ ये क्या है, और ये कैसा है, हाइब्रिड टॉल, तो ये क्या हुआ, फिनोटाइप। तो यही बोल रहा है कि होमोजाइगस ये है, यहाँ पे कैपिटल टी ये जीनोटाइप को दर्शा रहा है, और टॉल और डॉर्फ के कैरेक्टर को दर्शा रहा है जो फिनोटाइप है। यानी जीनोटाइप जब लिखोगे तो ये जीनोटाइप, और टॉल एंड डॉर्फ इज द फिनोटाइप। जैसे कह रहा है इस जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होगा, हाइब्रिड टॉल। हमेशा ये बोलिए हाइब्रिड टॉल, प्योर टॉल तो है नहीं, हाँ, लेकिन इसकी हाइट प्योर टॉल के बराबर होगी। मेंडल ने क्या किया कि F1 हेट्रोजाइगोट को कैपिटल टी कैपिटल, देखो वही बात आ गई, इसकी हाइट 120 है तो इसकी हाइट भी 120 ही होगी। देखो वही बात बोल दी। इसका मतलब एक जीन डोमिनेंट है और दूसरा फैक्टर जो है रिसेसिव है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। In this case, T tallness is dominated over T dwarfness and that is recessive. He observed identical behavior for the other character too. इन्होंने ऐसा ही दूसरे के लिए भी देखा। अच्छा कह रहे याद करिए, आप कभी ऐसा मत यूज कर लेना कि टॉल के लिए कैपिटल टी और ड्वार के लिए स्मॉल डी, गलत हो जाएगा भाई। लेटर बदल गए मतलब जीन ही बदल गया, और जीन बदल गया तो एलील भी बदल जाएगा। अगर लेटर बदला जीन बदल जाएगा, जीन बदल गया एलील भी बदल जाएगा। तो याद रखिए कभी यूज नहीं कर सकते हम ऐसे करेक्ट चीजों को। अब इन्होंने बोला अगर इस तरह का पौधा है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और हेट्रोजाइगस दिख रहा है, तो ये किस हाइट को देखेगा, एक कैरेक्टर को दिखाएगा, टॉल को दिखाएगा, और इसीलिए इसे मोनोहाइब्रिड बोलेंगे। और ये क्रॉस कराने पे आया था, इसके और इसके क्रॉस कराने पे ये आया था, इसे इसलिए बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कह रहा है ऐसा देखो तो ये बोलेंगे, और जब इस तरीके से इसका इससे क्रॉस कराओ तो इस क्रॉस को क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये कैसा है, डाई हाइब्रिड।
और इस क्रॉस को क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ आ गई बात? अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है, ये क्रॉस करा के दिखाया, मैं आपको बताता हूं ये कैसे, क्या बोला है इन्होंने बोला है प्योर टॉल पौधा ले लो, ये लो, प्योर डॉर्फ ले लो, ये लो। पहले इसका गैमिट बनाते हैं। गैमिट में हमेशा 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि मियोसिस हो जाती है। गैमिट माइटोसिस से बनता है कि मियोसिस से? तो दो एलील में से कितने एलील जाएंगे? एक जाएंगे। जैसे यहां दो थे, कितने गए? यहां पे भी दो थे, कितने गए? अच्छा, अब आपको पता है फर्टिलाइजेशन होगा तो ये इसके साथ आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। ये आप पहुंच गए F1 जनरेशन में। अब आप F2 में जाना चाहते हो, फिर से इनको अलग करो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और इनकी सेल्फिंग कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये लो, दो ब्लॉक बनाओ। तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी, वही रेशियो आ गया 1:2:1। तो यही तो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, कह रहा है जब यहां पे हमने देखा तो लॉ ऑफ डोमिनेंस नजर आया, यहां पे देख रहे हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नजर आ रहा है। ठीक है, और एक ये भी बात समझ में आ रही है कि जब यहां पे देखते हैं तो भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नजर आता है। यहां पे जब होमोजाइगस कंडीशन है तो एक टाइप का गैमेट बन रहा है, और जब हेटेरोजाइगस गैमेट है तो दो टाइप का गैमेट बन रहा है। बताओ होमोजाइगस कितने टाइप का गैमेट बनाता है और हेटेरोजाइगस कितने टाइप का गैमेट बनाता है? ये चीज यहां देखने को मिली। इसलिए देखो ये सब चीजें स्किप कर रहे हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इससे, ना तो क्वेश्चन आएंगे और ना कभी आया है इससे। क्वेश्चन यहां से आया, ये फालतू में लिख रहा है लाइनें। अब आपको कंक्लूजन बताते हैं, ये बताएंगे अभी, रुक जाइए। ये कंक्लूजन है, यहीं से क्वेश्चन आता है, बाकी सब बकवास है, कहीं कुछ मत पढ़ो आप फालतू में। ठीक है ना? बोर्ड के लिए भी नहीं है, बोर्ड के लिए भी नहीं है। बोर्ड में भी आज तक का रिकॉर्ड है, कभी क्वेश्चन नहीं आया। हम तो फाउंडेशन भी पढ़ाते हैं, हमें पता है ना। बोर्ड में भी ये नहीं क्वेश्चन आएगा कि ये सीधे बोलेगा व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो उतना तो बच्चे लिख ही लेता है। व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो उतना लिख लेता है। वो यहां से आता है क्वेश्चन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है, ये 3 पॉइंट लिखने होते हैं बोर्ड में। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है करेक्टर कंट्रोल होते हैं अलग अलग यूनिट से। अलग अलग यूनिट को क्या बोलते हैं? फैक्टर। अच्छा, अलग अलग क्यों बोला? मम्मी का अलग, पापा का अलग। मम्मी का स्किन कलर अलग है, पापा का स्किन कलर अलग है, तो दोनों की यूनिट है। डिस्क्रीट है कि नॉन डिस्क्रीट? डिस्क्रीट है। अच्छा, फिर फैक्टर जो होता है हमेशा पेयर में होता है। अच्छा बताओ, मैं मम्मी से बनाऊं कि पापा से, कि दोनों से? तो एक जीन मम्मी से आया और एक जीन, अब जरूरी नहीं कि दोनों जीन सेम ही हो। मम्मी से हो सकता है कैपिटल टी आया, पापा से स्मॉल टी, या पापा से स्मॉल टी आ गया, मम्मी से कैपिटल टी आ गया, या दोनों से कैपिटल टी आ गया, या दोनों से स्मॉल टी आ गया। तो मैं जैसा भी हूं वो उन्हीं के कारण हूं, यानी फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं। तीसरी बात, अगर दोनों फैक्टर डी सिमिलर हैं, डी सिमिलर का मतलब मान लो मुझे पापा से मिला कैपिटल टी, मम्मी से मिला स्मॉल टी, या पापा से मिल गया उल्टा और मम्मी से मिल गया ऐसा, तो भी ये केस बनेगा। तो कह रहा है जब ऐसा केस हो तो एक ये वाला इस पे डोमिनेंट होगा और ये वाला रिसेसिव होगा। यही लिखा है ना। पहले क्या कह रहा है? कैरेक्टर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट। कैरेक्टर ये दो अलग अलग यूनिट निर्धारित कर रहे हैं। दूसरी बात कह रहा है दोनों पेयर में है, देख लो 1 2 पेयर में। तीसरी बात कह रहा है अगर डी सिमिलर होगा, देखो दोनों डी सिमिलर है कि सिमिलर? अगर स्मॉल टी होता तो सिमिलर, कैपिटल टी होता तो सिमिलर, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो डी सिमिलर। अगर डी सिमिलर है तो क्या होता है? एक डोमिनेंट होता है दूसरे के ऊपर, यानी दूसरा जो छुपा होता है तो उसको रिसेसिव, और जो डोमिनेट होता है उसको कैपिटल। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। और देखो यहां से क्वेश्चन आए हुए कम से कम 3 से 4 बार, यहां से क्वेश्चन लाइनों में आया हो, डायरेक्ट हिट किया हो, लेकिन क्वेश्चन यहां से आया हुआ है। और जब मैं PYQ सीरीज करा रहा हूं तो उसमें आप देख लीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है उसमें एक्सप्रेशन ओनली वन ऑफ द पेरेंट कैरेक्टर, कहता है केवल अगर एक पेरेंट की बात हो तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस F1 में बोलेंगे। अगर एक कैरेक्टर दिख रहा हो, केवल टॉल दिख रहा है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस F1 में देखेंगे। और कह रहा है अगर आपको 3:1 रेशियो दिख रहा है वो भी F2 में, तो ये भी आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस को दर्शा रहा है। अच्छा, अगर 1:1 लिखा होता तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं दर्शा रहा है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं दर्शा रहा है। ठीक है ना? कह रहा है अगर 3, देखो क्यों, कैपिटल आर कैपिटल टी कैसा है? प्योर टॉल। हाइट बताइए। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइट बताइए। अच्छा, स्मॉल टी हाइट बताइए 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब आप देखो कितने 120 सेंटीमीटर वाले हैं,
ये 2 बनते हैं तो 3, और कितने एक हैं तो 3:1, 3:1 से लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंटेन हुआ। लेकिन अगर हम जीनोटाइप देखते तो एक पौधा जो होता वो, तब हम हाइट नहीं देख रहे होते, तब तो हम देखते हैं कैपिटल टी 1 बना, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बने, और स्मॉल टी 1 बना, तब 1:2:1 रेशियो आता, तब आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन नहीं होता। तो यहां जरूर थोड़ा सा अलर्ट रहना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 से एक्सप्लेन होता है जब किसी एक पेरेंट से मैच करे, या F2 से भी एक्सप्लेन होता है तो 3:1 से एक्सप्लेन होता है, ठीक है ना। 1:1 से एक्सप्लेन कभी नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे अक्सर यही गलती कराता है जो यहाँ पे, देखो आप एनसीईआरटी को एनसीईआरटी पढ़ते हो और हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, तो यही फर्क है कि एनसीईआरटी पढ़ने में और पढ़ाने में, पढ़ाते समय ये बताया जाता है देखो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, गलती नहीं करनी है, और पढ़ते समय ये पढ़ा जाता है कि हमें सारी लाइनें पढ़नी है, रटनी है। रटने और समझने में फर्क होता है, यही फर्क है, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, क्या, कि जब कैपिटल टी के गैमेट बना था तो कितने प्रकार का बना था? एक। भाई कैपिटल टी का क्या बना था? कैपिटल टी। और स्मॉल टी का भी क्या बना था? एक टाइप का बना था। लेकिन जब कैपिटल टी स्मॉल टी का बना था तो कितने टाइप का? 2 टाइप का बना था, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यही तो बना था। बस यही तो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कह रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? ये कहता है, पहले समझ लो, जब इसमें गैमेट बनेगा तो ये इससे अलग हो जाएगा, ये इससे अलग होगा, 50% ही गैमेट में पहुंचेगा। अच्छा बताओ, गैमेट में या ये पहुंचे या ये पहुंचे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो संभावना कितनी परसेंट है पहुंचने की? हाँ 100% है, और 100% है, और एक टाइप का गैमेट बन रहा है, चाहे ये बने, मैं बोलूं मेरे स्पर्म में क्या पहुंचा, अगर मैं कैपिटल टी हूं तो ये पहुंचा, मतलब कैपिटल टी ही तो पहुंचा, और संभावना कितनी परसेंट है? 100% है। मैंने कहा मैं ऐसा हूं, मेरी बॉडी ऐसी है, अब बताओ फिर से मेरा स्पर्म बना, तो बताओ स्मॉल टी कितनी संभावना है? यानी कि अगर होमोजाइगस कंडीशन होती है तो गैमेट 100% एक ही टाइप का बनता है, ठीक है ना। और अगर मैं ऐसा हूं तो मेरे गैमेट में 2 तरह की संभावना है, 50% स्पर्म में ये पहुंचेगा और 50% में ये पहुंचेगा। बोलो क्लियर है? अब संभावनाएं 2 प्रकार की हो गई, यानी होमोजाइगस में एक टाइप का गैमेट बनता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% आती है, जबकि हेटेरोजाइगस में 2 टाइप का गैमेट बनता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 आती है, राइट। देखो यही बात यहां लिखी, यही तो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और कुछ नहीं है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो पढ़ के देखो, मैं आपकी संतुष्टि के लिए पढ़ रहा हूं। ये लॉ एक बात कहता है, एक तो गैमेट कभी ब्लेंड नहीं होते, एक तो ब्लेंड नहीं होते, अगर ब्लेंड हो जाते तो F2 जनरेशन में आपको ड्वार्फ दोबारा कहां से मिल गया था, या हम रेड इंटू व्हाइट को क्रॉस कराए तो F1 में सारे रेड मिलेंगे, तो फिर F2 में व्हाइट कहां से दोबारा मिल जाएगा? बताओ सही है कि नहीं है? इसका मतलब कभी ब्लेंड नहीं होते, नंबर 1, और दोनों कैरेक्टर रिकवर हो जाते कहां पे? F2 में। F1 में एक कैरेक्टर और F2 में 2 कैरेक्टर। अरे नाम में छुपा हुआ है, F1 1 कैरेक्टर, F2 दोनों कैरेक्टर। अब इससे ज्यादा क्या ही चाहिए भैया? अब क्या बच्चे की जान लोगे, है ना। अब देखो, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन F1, कह रहा है F1 में 2 नहीं एक ही दिख रहा था, वही बात तो लिखी है, F1 में एक ही दिख रहा था, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? दो द पेरेंट कंटेन 2 एलील, चूंकि पेरेंट में 2 एलील होता है और गैमेट में केवल एक पहुंचता है, देखो लिखा है द फैक्टर या एलील ऑफ ए पेयर अलग हो जाते हैं, 2 मेरे अंदर है लेकिन स्पर्म में एक ही पहुंचेगा, या कोई फीमेल हो तो 2 है पर ओवा में तो एक ही पहुंचेगा, है ना, क्योंकि वहां मियोसिस हो जाती है, तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो गैमेट कितनी कॉपी रिसीव करता है? 2 में से कितनी कॉपी रिसीव कर रहा है? एक ही तो कर रहा है। और ये बात देखो यहां पे फाइनल गोल्डन लाइन, ये गोल्डन लाइन है, होमोजाइगस अगर पेरेंट है तो सारे गैमेट यानी 100% गैमेट जो है वो सिमिलर होंगे। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी 100% सिमिलर है। और कह रहा है अगर हेटेरोजाइगस है तो 50% 2 टाइप की गैमेट बनेंगे, और एक गैमेट दोनों के बनने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। हमने कहा हम आप इक्वल बंटवारा करेंगे, तो 100 रुपए में से कितना बांटेंगे? 50-50, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है, सही है। यही था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है? अब इसको यहां से समझो, वहां से समझने की जरूरत ही नहीं है। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? अभी तक हमने क्या देखा था
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर क्रॉस कराओ तो यहां बनेगा कैपिटल आर वाला गैमेट, यहां बनेगा स्मॉल आर वाला गैमेट, और यहां बनता था कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी एक पेरेंट का कैरेक्टर दिखता था, और एक पेरेंट का जो कैरेक्टर दिखता था हम इसे बोलते थे लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब चूंकि आप देख पा रहे हो अच्छे से कि अब हमने सेम क्रॉस कराया और हमारा लॉ वायलेंस हो गया, हमारा लॉ वायलेंस हो गया, यानी लॉ बदल गया, लॉ यहां डोमिनेंस का फेल हो गया। अच्छा, अगर यहां लॉ फेल हो गया क्योंकि यहां बनना चाहिए था रेड अकॉर्डिंग टू अवर लॉ या अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, यहां रेड बनना था, अब यहां क्या बन गया पिंक, और पिंक का बनना इस बात को दर्शा रहा है कि ये तो बीच का कैरेक्टर है, अगर किसी इंटरमीडिएट कैरेक्टर की आपको अपीयरेंस हो जाए तो इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर केवल एक पेरेंट का कैरेक्टर दिखता जैसे रेड बनता तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा हो जाए कि रेड फ्लावर है व्हाइट धब्बे पड़े हैं तो दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं तो कोर डोमिनेंस बोलते हैं। फिर से सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूं, ये एनसीईआरटी में बातें लिखी हैं, देखो लिखी हैं पर हमें आती है कि नहीं है वो बहुत अलग बात है। रेड इंटू व्हाइट बराबर रेड, ये क्या था, रेड इंटू व्हाइट बराबर इंटरमीडिएट इनकम्प्लीट, रेड इंटू व्हाइट बराबर रेड एंड व्हाइट कोडोमिनेंस। आपने एक केस देखा होगा, बुल है व्हाइट काऊ है ब्लैक, ठीक है ना, बुल है काऊ, बुल जो है वो मेल, और वो था कैसा मैंने बोला, नहीं अरे बुल किस कलर का बोला, व्हाइट, हाँ काऊ मैंने बोला ब्लैक, और अगर काली काऊ बन गई, नहीं व्हाइट काऊ बनी तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब मान लो या काली बनी तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि ब्लैक डोमिनेट होता है ना, तो ब्लैक डोमिनेंट था तो ये बन गया कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन अगर ग्रे कलर की काऊ बन गई, ग्रे कलर की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और अगर धब्बेदार काऊ बन गई, धब्बेदार, हाँ तो हो गया को डोमिनेंस। अब समझ में आई कि नहीं बात, ठीक है। अब जब इन्होंने इसको क्रॉस कराया, इनकी सेल्फिंग कराई, तो हमारे नियम के अनुसार जो रूल आना चाहिए था वही रूल आया। इसका मतलब यहां पर लॉ, वो जो सेग्रीगेशन का एक नियम था कि कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होती, तो ब्लेंडिंग नहीं होती, अगर ब्लेंडिंग हो गई होती तो ये उदाहरण याद करो, मैंने बोला था पिंक अगर आपको मिल जाए और फिर से व्हाइट रिकवर हो जाए, इसका मतलब वो कभी ब्लेंड हुए ही नहीं थे। देखो यहां फिर से एक रेड मिल गया, दो पिंक मिल गए, एक व्हाइट मिल गया, व्हाइट का मिलना इस बात का प्रूफ है कि मेंडल साहब जो बात कहते थे कि जीन कभी ब्लेंड नहीं होते, एलील कभी ब्लेंड नहीं होते, ये बात सत्य है, सही है कि नहीं है, कभी भी वो ब्लेंड नहीं होते, तो देखो कहां ब्लेंड होते हैं, ये बात सही है, और ये मॉडर्न जेनेटिक्स है। जब यहां के बाद सारी मॉडर्न जेनेटिक्स है, मॉडर्न जेनेटिक्स में देख लो व्हाइट कलर दिख रहा है तो मेंडल कभी गलत थे ही नहीं। हाँ ये बात अलग है कि मेंडल अनसक्सेसफुल हो गए थे, कारण था कम्युनिकेशन का इजी ना होना, मैथमेटिक्स की बायोलॉजी में एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ना करना, अच्छा और उसके बाद क्या होता है, ये नहीं मानना कि जीन ब्लेंड होते हैं, सबका मानना था ब्लेंड होते हैं, इनका मानना था नहीं ब्लेंड होते। अब आप जानते हो जो अगेंस्ट जाता है, जो कुछ हट के करता है वही पॉपुलर होता है, सही है कि नहीं है, तो जो कुछ हट के किया वही पॉपुलर हुआ, ये हट के कर रहे थे लोग उसी ढर्रे पे चल रहे थे, नहीं पॉपुलर हो पाए, ये हट के चले पॉपुलर हो गए। और इनकी इस बात को एक्सप्लेन किया रीडिस्कवरी में, रीडिस्कवरी हुई सन 1900 में, ठीक है ना, और एक बड़े साइंटिस्ट जिसका नाम डार्विन था, उन्होंने इनकी बात को इग्नोर कर दिया था, ये मैंने उनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ी हुई है, तो ये बात देखो, और आपकी एवोल्यूशन नाम के चैप्टर में भी लिखा है, या तो वो साइलेंट थे या तो वो जीन के बारे में कुछ जानते नहीं थे। अब इतना खुल के तो एनसीईआरटी लिख नहीं देगी, तो देखो उनकी बायोग्राफी में साफ लिखा है कि मैंने मेंडल को क्रिटिसाइज किया, मतलब मैंने मेंडल के अगेंस्ट बोला कि जो साइंटिस्ट है ही नहीं वो कैसे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दे सकता है, लेकिन सत्यता यही थी कि वो खुद अंदर से जानते थे कि मेंडल शायद सही है, मेंडल सही है, शायद उन्होंने ये लगा, देखो झूठ भी बोला जाता है तो बोला ऐसे जाता है, हाँ ठीक है वैसे तो मैं 100% सत्य ही बोलता हूं, शायद मैं झूठ बोल गया होगा, शायद। युधिष्ठिर थे, जब उनसे एक बात पूछी गई, युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, युधिष्ठिर कभी झूठ बोलते थे, और जब उनसे पूछा गया तो उस समय बड़े हड़बड़ा रहे थे, देखो जो कभी झूठ ना बोले उसको झूठ बोलने में बड़ा डर लगता है ना, मतलब उनसे झूठ बोलने में बड़ा डर लगता है। अब जैसे मेरी मम्मी ने आज कभी लाइफ में झूठ नहीं बोला, अब कभी ऐसा हो जाता था ना, फोन आ रहा है तो हमने बोला मना कर दीजिए नहीं हूं मैं अभी, तो पता क्या ऐसे कैसे मना कर दें, तो झूठ बोलते बोलते बोलती थी अरे वो मतलब वो पकड़ जाती थी कुल मिला के, समझे, क्योंकि झूठ जो नहीं बोलता वो पकड़ जाता है, और जो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है कोई माई का लाल उसको नहीं पकड़ सकता है, सच बता रहा हूं बिल्कुल, ये सच है कि नहीं है, यही सच है।
तो मैं क्या बोलता हूं, जब युधिष्ठिर ने से बात पूछी गई क्या ऐसा हुआ था, तो उसी समय वो झूठ तो बोल नहीं पाते थे, तो शंख बजा दिया कृष्ण जी ने। जब शंख बजा दिया तो आवाज दब गई, और इसलिए जो सही बोला था वो चीज, वो उनका फोकस वहां नहीं गया, और इसलिए ये हो गई। इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स। और कहीं जो पढ़ते हो ना आप, इसके इसके पीछे भी सारी पॉलिटिक्स होती है, ये चीजें सिखाई जाती है कि लाइफ में क्या होता है, लाइफ क्या है। देखो अब जरा यहां सोचो, यहां क्या लिखा हुआ है, एक बात और सुन लो। दो ऐसे रेशियो पूछे जाते हैं जहां जीआर और पीआर बराबर होता है, यानी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक बराबर होता है। एक तो सामने दिख रहा है, कौन सा? हाँ, को डोमिनेंस, नहीं, एक दिख रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और एक होता है को डोमिनेंस। दोनों में जीआर और पीआर का रेशियो 1:1 आता है, जबकि अभी तक आप देख रहे थे कि पीआर का रेशियो आ रहा था 3:1 और जीआर का रेशियो आ रहा था 1:1, है ना? तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पे जो दिया है ना कि एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, अब देखो इसको अगर ऐसे पढ़ोगे बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं अपनी छोटी सी बात को कहता हूं, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या कैपिटल टी क्या बनाएगा? क्या कोई लफड़ा है? क्या बनाएगा बताओ? प्योर टॉल। क्या स्मॉल टी क्या बनाएगा? कोई दिक्कत है? नहीं है, ये तो प्योर डॉर बनाएगा। लेकिन दिक्कत है कि यहां यही क्यों बना रहा है, अपना कैपिटल टी ही क्यों बना रहा है? ये क्यों एक्सप्रेस नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो जीन हमेशा मिलके काम करते हैं, ये दो जीन है, दोनों मिल करके अपना अपना एंजाइम बनाएंगे। अगर ये एंजाइम नॉर्मल बनेगा, अगर ये नॉर्मल एंजाइम बनता तो क्या होता? तो सबस्ट्रेट को किस में बदल देता? प्रोडक्ट में। अब देखो नेचर में म्यूटेशन होते रहते हैं, नेचर में सबसे ज्यादा 90% के करीब म्यूटेशन होता है साइलेंट। साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है? साइलेंट म्यूटेशन का मतलब होता है इस जीन में बदलाव आता है। पहले बताओ म्यूटेशन किस जीन में हो रहा है, डोमिनेंट में कि रिसेसिव में? रिसेसिव में। डोमिनेंट में हो रहा है कि रिसेसिव में? हमेशा जो दबा होता है दुनिया उसी को दबाती है ना? हमेशा जो थोड़ा लोअर होता है दुनिया उसी को दबाती है, जो हायर होता है, प्रतिभाशाली होता है, उसको कोई नहीं दबा पाता, है ना? सही है कि नहीं है? तो ये बात याद रखिएगा, किसको दबाएगा? जो दबा हुआ है, जो दबा कुचला है उसी को दबाएंगे। तो यहां पर इसमें चेंज आता है, ये प्रतिभाशाली है, ये दबेगा नहीं, ठीक है ना? इसलिए इसको दबाना भी नहीं। तो याद रखो म्यूटेशन किस जीन में होता है? म्यूटेशन किसमें कभी नहीं होता, यानी मॉडिफिकेशन किसमें आएगा? यानी अनमॉडिफाइड कौन है? डोमिनेंट। ये सब मैं इसलिए पूछ रहा हूं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अभी मैं पढ़ूंगा, मतलब की बात पढ़ूंगा, फालतू कचरा नहीं पढ़ूंगा, है ना? और ये सब लिखी हुई है यहाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको फालतू में बता रहा हूं, मैं मतलब की चीज। देखो अब जब रिवीजन का टाइम हो तो मतलब की चीज पढ़नी चाहिए, फालतू नहीं। वैसे तो पूरे साल तो आप कहानियां भी पढ़ लो, किस्से भी पढ़ लो, है ना? लेकिन अब आपको वही पढ़ना है जो बहुत ही गोल्डन वर्ड है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब जरा सुनो, जब जीन नॉर्मल हो था तो नॉर्मल एंजाइम बन रहा था, मतलब जब म्यूटेशन नहीं हुआ था तो नॉर्मल एंजाइम बन रहा था। जब म्यूटेशन हुआ वो भी साइलेंट वाला, तो साइलेंट म्यूटेशन किसे कहते हैं? कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन उसे कहते हैं जिसमें जीन के अंदर चेंज भी हो जाए पर कोई भी बदलाव ना आए, है ना? मतलब जीन भी, जैसे मुझे कोई गाली दे दे और मैं एकदम शांत रहूं, मतलब मुझे कुछ हुआ ही नहीं, कहते इनको तो कुछ गाली चिपकी ही नहीं, है ना? तो ये क्या हुआ? साइलेंट म्यूटेशन। सही है कि नहीं है? अब गाली दे दे और मैं भी कहूं तेरी, है ना? तो ये साइलेंट म्यूटेशन नहीं हुआ, ये कुछ अदर टाइप का म्यूटेशन हो गया, है कि नहीं? तो देखो साइलेंट म्यूटेशन सबसे ज्यादा सही है। साइलेंट म्यूटेशन में चेंज आ भी गया लेकिन कोई चेंज नहीं आया, मतलब नहीं आएगा मतलब क्या? नॉर्मल एंजाइम बन रहा था तो अभी भी कैसा बना? नॉर्मल। या तो थोड़ी एफिशिएंसी में कमी आई, गाली देने पे तकलीफ हुई लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया, मेरे काम में थोड़ी सी कमी आई, साले ने गाली कैसे दे दी, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो या तो मैं अपना काम नॉर्मली करूंगा, और या तो पता क्या होगा, या तो मेरी एफिशिएंसी में थोड़ी कमी आएगी लेकिन काम कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, गाली देने के बावजूद भी पढ़ाई हो रही है, लेकिन मन में विचार चल रहा है, एफिशिएंसी कुछ कम हो गई, है ना? यानी कि आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदला, और अगर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेगा तो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर नजर आएगा। बताओ 90% केस में म्यूटेशन होने के बावजूद भी कौन सा कैरेक्टर नजर आएगा? डोमिनेंट। लेकिन अब सेकंड केस, अब अगर ऐसा बदलाव आ गया जो कि 5% हो सकता है संभावना, जिससे क्या हो जाता है
मैं भी गलत रास्ते की तरफ चला जाऊं, मैं भी गलत रास्ते की तरफ चला जाऊं, मतलब मैं पढ़ाना ही बंद कर दूं, उसने गाली दी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ, अब उसने गाली दे दी मैं नहीं पढ़ा रहा, अब बताओ मैं तो फंक्शन ही करना बंद कर दिया। अब जब मैं फंक्शन ही नहीं करूंगा मतलब एंजाइम ही नॉर्मल नहीं बना, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में ही नहीं बदला, अगर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बदला तो डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा कि रेसेसिव? तो रेसेसिव आएगा, बोलो भाई, रेसेसिव आएगा। अब जरा सोचो, अगर एंजाइम ही नहीं बनाया, देखो या तो एंजाइम बना पर एंजाइम फंक्शन नहीं कर रहा है, मैं क्लास आया लेकिन मैंने कहा जिसने मुझे अब्यूज किया, मान लो एक ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक बात बता रहे, यहीं पे किसी ने गुस्से में मुझे अब्यूज कर दिया, वो मेरा ही स्टूडेंट है, और तो मैं क्लास आया लेकिन मैंने पनिशमेंट के लिए ये बोला कि मैं क्लास नहीं लूंगा, मैं आया हूं, या तो अपोलाइज कर लो, ऐसा हो सकता है ना? तो ऐसा ये वाली जो वो आ गई, वो कैसा है? नॉन फंक्शनल एंजाइम, आया लेकिन क्लास नहीं लिया, समझ रहे हो कि नहीं? पहले केस में आया भी था क्लास भी लिया था, अभी क्या आया पर मैं क्लास नहीं ले रहा हूं, तो पढ़ाई नहीं हुई, यानी पढ़ाई नहीं हुई, आपकी एनसीईआरटी खुली है, कोई रिजल्ट नहीं आया, सही है। तीसरा केस, मैं आया ही नहीं, मैं क्लास ही नहीं आया, अब बताओ क्लास नहीं आया तो फिर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बदले, आपकी पढ़ाई नहीं हुई, अब बताओ फिर से कौन से कैरेक्टर नजर आया, बताइए? रेसेसिव, यानी यही लाइन लिखी है तो ध्यान देना। अब मैं फाइनल गोल्डन लाइन पढ़ने जा रहा हूं, वही क्वेश्चन आता है नीट में, अगर पहली बात हम देखें, पहले देखो ये है गोल्डन लाइन, यहीं से क्वेश्चन आता है, ये वहां से जो अभी बता रहा था वहां से उतना नहीं आता है, यहां से आता है पहले केस में। अच्छा पहला केस कौन सा था? जब नॉर्मल एंजाइम बने या फिर एंजाइम लेस एफिशिएंट बने, तो उस केस में मॉडिफाइड एलील यानी स्मॉल टी डैश, स्मॉल टी डैश, मॉडिफाइड तो यही होता है ना, ये उसकी तरह बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, यानी स्मॉल टी की तरह बिहेव कर रहा है अनमॉडिफाइड एलील। टी डैश में ऐसा बदलाव आया लेकिन वो फिर भी बिहेव कर रहा है किसकी तरह? अनमॉडिफाइड की तरह, यानी टी की तरह। तो इस समय इट विल प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप, कह रहा है सेम फिनोटाइप बनेगा, मतलब डोमिनेंट बनेगा। अच्छा डोमिनेंट बनेगा तो क्यों? क्योंकि इस समय सबस्ट्रेट बदल गया, किसमें बदल गया? प्रोडक्ट में बदल गया। कह रहा है ऐसा इक्विवेलेंट बहुत कॉमन है, यानी कितने प्रतिशत? 90%, 90% ऐसा ही केस होता है। बट अगर एलिल नॉन फंक्शनल एंजाइम बना दे, नॉन फंक्शनल सेकंड वाला केस था, आया बट क्लास नहीं लिया, है ना, तो नॉन फंक्शनल एंजाइम अगर बन जाए या फिर एंजाइम ना ही बने, या मैं आया ही नहीं तो क्लास कैसे होगी? दोनों केस, मैं आया और क्लास नहीं लिया, यहां पे मैं क्लास आया ही नहीं, अच्छा दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? फिनोटाइप इफेक्ट हो जाएगी, यानी पढ़ाई इफेक्ट हो जाएगी, पढ़ाई इफेक्ट हो जाएगी, मतलब द फिनोटाइप विल ट्रे ओनली डिपेंडेंट अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ, इन केस में अनमॉडिफाइड एलील पर केवल फंक्शनिंग डिपेंड रही, जबकि दोनों पर अभी तक डिपेंड कर रही थी, अब केवल एक पर रही। द अनमॉडिफाइड कौन सा होता है? अनमॉडिफाइड होता है हमेशा डोमिनेंट, और मॉडिफाइड होता है हमेशा रिसेसिव। इसका मतलब ऊपर के दोनों एग्जाम्पल में कौन सा करेक्टर नजर आएगा? किन दो एग्जाम्पल में? जब एंजाइम नॉन फंक्शनल था या एंजाइम ही नहीं बना था, ये दोनों केस में, इन दोनों केस में रेसेसिव और इस केस में डोमिनेंट। अब एक्सप्लेन हो गया पूरा? अच्छा अब देखो ये वो लाइन है जो मैं अभी बोल चुका हूं पहले, अभी तक हमने डिस्कस किया कि F1, अगर F1 किसी एक पेरेंट से, दो पेरेंट जो है उनमें से बीच का कैरेक्टर हो तो क्या बोला था? इनकम्प्लीट। और कह रहा है कोडोमिनेंस में क्या होता है? F1 दोनों पेरेंट से मैच होगा, बता नहीं था लाल और सफेद दोनों कलर के फूल मिले, होता नहीं, कुछ फूल होते हैं लाल उसमें सफेद धब्बे होते हैं, या सफेद सेड होते हैं, या कुछ सफेद होते हैं उसमें लाल कलर के सेड होते हैं कि नहीं होते? ठीक है ना, तो ये कौन सा केस है? डोमिनेंट। अच्छा इन्होंने बोला सबसे गुड एग्जांपल क्या है? सबसे गुड एग्जांपल है हमारी आरबीसी, और आरबीसी डिफरेंट टाइप की होती है और उसपे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है हमारी, हम लोगों की सोसाइटी में 3 ही तो ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बोलते हैं, उसके 4 टाइप के फिनोटाइप है। 4 टाइप के फिनोटाइप कौन है? मैं ओ हूं, आप ए हो, आप बी हो, आप ए बी हो, इसके अलावा और कौन सा होता है? तो कितने प्रकार के फिनोटाइप हमारे सोसाइटी में, लेकिन जीनोटाइप पता है कितने होते हैं? 6 जीनोटाइप 6 हो सकते हैं। जैसे मैं ओ हूं तो आई नॉट है ना,
अच्छा ये ए बी है तो आई ए आई बी, ये ए है आई ए, या मान लो ये भी ए है तो आई ए आई नॉट, क्योंकि ए डोमिनेट है स्मॉल वाले पे आई नॉट पे, ठीक है। कोई बी है तो आई बी, कोई बी है तो आई बी आई नॉट, ठीक है ना। तो इस तरीके से 6 टाइप के फिनोटाइप बने। देखो एबीओ ब्लड ग्रुप कौन से जीन से कंट्रोल होता है? आई जीन। अब आई के कितने वेरिएंट हो सकते हैं? 2। कौन से 2? कैपिटल आई और स्मॉल आई। फिर गलती करते हो, कैपिटल आई और स्मॉल आई। अब कैपिटल आई में भी 2 केस बनेंगे, आई के साथ ए वाला, आई के साथ बी वाला। अब समझ आई कुछ बात? परफेक्ट चीज पढ़िए। जीन आई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी के ऊपर शुगर का पॉलीमर उभरा होता है, तो जो भी आई वाला जीन होता है, जो भी कैपिटल आई लिखा हो, वहां पे 2 संभावनाएं होंगी, आई बी। इसमें ए प्रकार की शुगर होगी, इसमें बी प्रकार की शुगर होगी, और अगर हम रिसेसिव एलील की बात करते हैं तो वो होगा स्मॉल आई। हमेशा रूल वही है स्मॉल आई। इसलिए हमें 3 प्रकार के एलील बनते हैं, हमारे पास 3 प्रकार के एलील बनते हैं। अब सपोज लो मेरी मम्मी के पास ये वाला एलील था, मेरे पापा के पास ये था, तो मैं कैसे बना? ए बी। मेरी मम्मी के पास भी ये था, पापा के पास भी ये था, मैं कैसे बना? मेरी मम्मी के पास ए था और पापा के पास स्मॉल आई था, तो भी मैं ए बना। बोलो भाई। अच्छा मम्मी के पास था बी, पापा के पास था स्मॉल आई, तो बी बना। मम्मी के पास भी बी, पापा के पास भी बी, तो मैं बी बना, मतलब बी ब्लड ग्रुप वाला बना, है ना। और मम्मी के पास बी, पापा के पास स्मॉल आई, तो भी मैं बी बना। अच्छा तो और मम्मी के पास भी स्मॉल आई, पापा के पास भी स्मॉल आई, तो मैं ओ बना। ओ मतलब मेरा रिसेसिव ब्लड ग्रुप बना। तो ऐसे 6 प्रकार के जीनोटाइप बन जाते हैं और 4 प्रकार के फिनोटाइप बन जाते हैं, और यही पूछा जाता है, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है। अब बताओ इसमें से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कोडोमिनेंस में आएगा? ए बी। ये कह रहा आई ए आई बी में दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, अपने अपने टाइप के शुगर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और यही कारण है कि ये किसका एग्जांपल बन गया? कोडोमिनेंस का। और ए और बी दोनों अपनी शुगर बनाता है, ठीक है। और 3 टाइप के एलील होते हैं, आई ए आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। तीनों मिलकर के एबीओ ब्लड ग्रुपिंग डिटरमाइन करते हैं। देख लो वही वाला है जो मैं मम्मी पापा बोल रहा था, यहाँ पेरेंट 1 पेरेंट 2 लिख दिया, ठीक है ना। अगर देखो इससे मिला ए, इससे मिला ए, तो ये बना ये, और इसका ब्लड ग्रुप आया ए। इसके मिला ए, इससे मिला बी, और इससे मिला ए बी, तो ये ब्लड ग्रुप आया बी। इससे मिला ए, इससे मिला स्मॉल आई, तो ये बना ए। इससे मिला बी, इससे मिला ए, इससे मिला ए बी, तो ये बना। अच्छा इससे मिला बी, इससे मिला बी, तो ये बना बी, ठीक है। एक से बी मिला, दूसरे से स्मॉल आई मिला बी, इससे भी स्मॉल आई, इससे भी स्मॉल आई, ओ मिला। तो 7 टाइप के यहां दिखाए गए, पर ए बी तो दोनों में कॉमन हो गया ना, तो 6 ही प्रकार के बनेंगे। क्या कह रहा है? डू यू रियलाइज द एग्जांपल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग दैट प्रोवाइड्स द गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। देखो अगर आपसे एबी पूछे तो क्या जवाब? कोडोमिनेंस। और अगर एबीओ पूछ ले तो क्या जवाब? अच्छा जीनोटाइप कितने बनेंगे? जीनोटाइप कितने बनेंगे? अच्छा फिनोटाइप कितने बनेंगे? फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 6। अभी इतनी देर बताया भी, तब भी फिर लिखा है 3 एलील होते हैं और 3 एलील मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसे बोलिएगा मल्टीपल एलीलिज्म। 3 एलील मिलकर के एक कैरेक्टर को निर्धारित कर रहे हैं, इसे बोलेंगे मल्टीपल एलीलिज्म। बताओ 3 कैरेक्टर मिलकर के कितने 3 एलील मिलकर के कितने कैरेक्टर को निर्धारित? क्या कैरेक्टर? ब्लड ग्रुप, तो इसे क्या बोलेंगे? अच्छा एक जीन एक एंजाइम को कंट्रोल करता है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर एक जीन अनेक कैरेक्टर को कंट्रोल करने लगे तो प्लियोट्रॉपी, और बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने लगे तो जैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है स्किन कलर, हाइट, आईक्यू। याद आया? ये सारे अभी आएगा आगे, अभी काफी आगे है। बताओ मैनी एलील 1 कैरेक्टर, हाँ एक जीन एक कैरेक्टर, ये नॉर्मल केस है। एक जीन अनेक कैरेक्टर, प्लियोट्रॉपी। मैनी जीन 1 कैरेक्टर, तो उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये लाइन बहुत बार आई हुई है, ये रिपीट हुई है। अब एक बार बताओ
मेरे या आपके कितने पेरेंट हैं? 2। कहां एक पेरेंट है? वो कैसे पैदा हो गया, है ना? तो मेरे या आपके कितने पेरेंट हैं? 2 पेरेंट हैं, एक मम्मी एक पापा। तो मेरे या आपके अंदर मिनिमम कितने एलील होंगे? 2। लेकिन हमारी सोसाइटी में कितने एलील है ब्लड ग्रुप के? 3। आई ए, आई बी, आई नॉट। अब बताओ, तो मल्टीपल एलिलिज्म टर्म इज वैलिड फॉर, मेरे ऊपर अप्लाई होगा कि पूरी सोसाइटी पे अप्लाई होगा? पूरी सोसाइटी पे अप्लाई हुआ। देखो यहां से लाइन आई, चूंकि हमारे पास 3 एलील हैं और सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो किसी एक व्यक्ति के लिए पूछा जाए तो उसके पास 2 ही एलील होंगे, क्योंकि एक मम्मी से आया होगा, एक पापा से आया होगा। लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म इज द टर्म ओनली वैलिड फॉर पॉपुलेशन। मल्टीपल एलिलिज्म पॉपुलेशन के लिए वैलिड हो सकता है। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। देखो, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये गोल और बड़ा बीज, राउंडेड एंड लार्ज साइज बीज, ये रिंकल्ड और स्मॉल साइज बीज, ठीक है ना? यहां क्या हुआ, जब F1 जनरेशन में गए तो हमको मिला ऐसा राउंडेड बट स्मॉल साइज का बीज। अब बताओ इंटरमीडिएट कैरेक्टर है कि नहीं है? ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? जब इंटरमीडिएट कैरेक्टर आए तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब, और इसका ये आया होगा, बोलो यही तो आया होगा। जब हमने इसकी सेल्फिंग करा दी तो हमको मिलेगा कैपिटल बी, स्मॉल बी, 1/4, 2/4, 1/4। बोलो क्लियर है? यही मिलेगा ना? तो इसमें से जो ये वाला मिला, ये ऐसा है, जो ये वाला मिला ऐसा है, और जो ये वाला मिला ऐसा है। तो अब ध्यान देना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। पढ़ के समझ में नहीं आता, ऊपर से निकल जाता है। और क्वेश्चन कहां से आता है, मैं सीधे आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं। जेनेटिक्स बहुत ही सरल चैप्टर है। हमारी धारणा बन गई कि हमें जेनेटिक्स बहुत टफ लगती है, वो हमारी धारणा है। और जब धारणा बन जाती है तो उसे ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना? हमसे कोई कहे कि भगवान नहीं होते तो मैं नहीं मानूंगा, है ना? कोई बोले खुदा नहीं होते, नहीं मानेंगे। भाई होते हैं, हमें तो यही पता है, हमें पता है कि होते, खुदा होते, भगवान होते, अल्लाह होते, सब कोई होता है ना? वो अपनी अपनी धारणा है मानने की। तो कहने का मतलब ये है कि ये धारणा बन चुकी, जेनेटिक्स टफ है नहीं। अब यहाँ पे जरा नजरिया देखिए, नजरिया नंबर 1, कितने राउंडेड बने? कहां 2, कहां से आए हो? कितने राउंडेड बने? 1 और 2 राउंडेड तो 2 ही है। अरे छोटा बड़ा किसने पूछा? बोला कि कितने राउंडेड बने? 2, 3। आपके चक्कर में मेरा पागल हो जाऊंगा। तो 3, और कितने रिंकल बने? 1। तो अब बताओ रेशियो क्या आया? 3:1। अच्छा मैं पूछूं आपसे कि जब आपने शेप को देखा तो रेशियो आया 3:1। अच्छा जब साइज को देखोगे, चलो 1:1। अब देखो एक ही जीन ने 2 प्रभाव दिखा दिए। अब एक जीन ने 2 प्रभाव दिखाए, अभी क्या बोला था? एक जीन अगर 1 से ज्यादा प्रभाव दिखा दे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। अब बताओ ये प्लियोट्रॉपी का भी एग्जांपल बन गया। अब समझ गए? बताओ अगर हम इस पे एक ही जीन है, जीन तो वही है पर 2 तरह के प्रभाव दिखा रहा है, राउंडेड और रिंकल्ड, ठीक है? ये एक प्रभाव हो गया। और लार्ज राउंडेड, इंटरमीडिएट राउंडेड और रिंकल्ड, ये दूसरा प्रभाव दिखा रहा है। जब शेप को देख रहे हो तो 2 तरह के शेप आ रहे हैं, एक राउंडेड और एक रिंकल्ड। जब साइज को देख रहे हो तो 3 तरह के साइज आ रहे हैं। इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। 1 जीन 2 इफेक्ट, यानी एक से ज्यादा इफेक्ट हो तो प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। तो देखो इनकम्प्लीट का भी उदाहरण है और प्लियोट्रॉपी का भी उदाहरण है, राइट? ये देखो यही बात यहां पे लिखी है, मैं सीधी सीधी बात पढ़ रहा हूं। इंटरमीडिएट साइज की जब बात हुई थी तो इनकम्प्लीट की बात हो रही थी। जब कह रहा है साइज की बात कर लो या शेप की बात कर लो तो आपको पता है, ये देखो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिखा है साफ साफ। लेकिन जब आप कह रहा है अगर साइज देखो तो क्या आपको दिख सकता है? तो आपको कुछ अलग चीज दिखेगी। आप जब शेप देखोगे अलग चीज दिखेगी। तो इस तरह से ये उदाहरण बन गया प्लियोट्रॉपी का। किसका उदाहरण बन गया? प्लियोट्रॉपी का। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन इनहेरिटेंस के लिए इसको कुछ नहीं करना है, यहां से पढ़ना है। देखो अच्छा थ्योरी में तो ये भी लिखना पड़ता है ना, पहले ये हुआ फिर गैमेट बना फिर फलाना हुआ फिर धमाका हुआ फिर ये हुआ। अगर हम किसी की शादी का ब्यौरा लिखें तो हम पहले ये लिखेंगे, मैं उसके घर गया,
उसकी फोटो नहीं, पहले मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। मैं उसके घर गया, मैं उसका फोन आया, मेरे घर पे पत्राचार हुआ और बहुत सारी फोटोओं का आदान प्रदान हुआ, ठीक है ना, और फोटो देख के मुझे आभास हुआ कि नहीं ये सही है। उसके बाद मैं इस डिसीजन पे मैंने उसको दूर संचार से कॉल किया और दूर संचार से कॉल करने के बाद एक मेरी मीटिंग फिक्स हुई और मीटिंग फिक्स होने के साथ मैं उससे मिला। मिलने के बाद मुझे कुछ फील हुआ तो मैं उसके साथ वार्तालाप चालू हुई। अच्छा, फिर मैं उसके साथ घर गया। अब ये बातें तो शादी तक आते आते साला पूरी पोथी लिख जाएगी। पोथी समझते हो ना, पूरी पोथी लिख जाएगी, जन्म बीत जाएंगे, जन्म, अगर हर चीज लिख दी है तो। समझ गए? देखो, तो कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, वही एनसीईआरटी ने लिखा है, वही पोथी लिख दी है, सही बात यहीं पे लिखी है। राउंडेड येलो यानी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसका क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल रिंकल स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, और कह रहा है इसका गैमेट बनाओ 50% दो, इसका आया 50, इसका आया 50, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जब इनका क्रॉस कराया तो ये मिला, क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मिला, ये देखो लिखा है। ये कौन सी जनरेशन पहुंच गए, पहली पहुंच गया ना। जब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो अब यहां पे थोड़ा सा हमें रुकना है। कैपिटल आर लिखो स्मॉल आर लिखो, इसके सामने भी वाई लिखो, इसके सामने स्मॉल वाई, इसके सामने भी कैपिटल वाई, इसके सामने, ये गैमेट बनाने का रूल है, कब, जब एक से ज्यादा होता, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई बना एक गैमेट, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई बना, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई बना, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई बना, इस प्रकार 4 गैमेट बन गए। देख लो, ये और ये बने कि नहीं बने। और चूंकि आप सेल्फिंग करा रहे हो तो जिसका फीमेल उसी का मेल। अच्छा, और हमेशा चेकर बोर्ड आरसी पुन्नेट ने बनाया था, आरसी पुन्नेट, उसने बताया था कि जो फीमेल गैमेट है वो यहां रखते हैं, मेल गैमेट हमेशा ऊपर रखते हैं, यानी लेफ्ट कॉलम पे फीमेल और राइट कॉलम पे नहीं, टॉप कॉलम पे मेल, ठीक है। और कितने खाने का चेकर बोर्ड बनेगा, जितने वहां बता रहा हो, कह रहा इधर चार गैमेट है, उधर भी 4 गैमेट है, तो 16 खाने। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब बताओ कितने खाने का चेकर बोर्ड बनेगा। एक क्वेश्चन है सर, 16 खाने का। 16 खाने का नहीं बनेगा। देखो मैं बताता हूं, इसका एक ही गैमेट बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके 4 गैमेट बनेंगे, 4, तो 4 इंटू 1 बराबर 4 खाने का बनेगा। आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात समझ गए। चेकर बोर्ड ऐसे निर्धारित नहीं होता, हमारी आपकी फीलिंग से निर्धारित नहीं होता, आपके कॉन्सेप्ट से निर्धारित होता है। चलो एक क्वेश्चन और बताओ, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, सॉरी कैपिटल ए स्मॉल बी। अब बताओ इसके कितने गैमेट है, जल्दी बोलो, इसके कितने गैमेट, 4, इसके कितने गैमेट, गैमेट बनाना नहीं आता, सुनो, रुक जाओ, गैमेट बनाने का फार्मूला सुनो, 2 की पावर n गैमेट आ जाएगा, जहां n है हेटेरोजाइगोसिटी। बताओ इसमें 2 की पावर हेटेरोजाइगोसिटी 0 है, तो 2 की पावर 0 बराबर, हाँ 0 नहीं 1, 2 की पावर 0 बराबर 1 टाइप के गैमेट बनेंगे। यहां बताओ 2 की पावर 2 बराबर 4 बनेंगे, तो 4 इंटू 1 बराबर 4 खाने का चेकर बोर्ड बना। जरा यहां देख के बताओ 2 की पावर 2 बराबर 4 बनेगा, 2 की पावर 1 बराबर 2 बनेंगे, तो 4 का 2 से गुणा करो, तो ऐसे डिजाइन किया जाता है। अब जरा यही चेक कर लो, यहां 4 गैमेट और उधर भी 4 गैमेट, तो 4 4 जा 16। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, यही तो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो समझाया। कहता क्या है, कहता है कि एक गैमेट का, अभी तक हम कितने गैमेट लेके चल रहे थे, 1 जीन इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे, लेकिन जब हम मोनो हाइब्रिड के बाद हाई हाइब्रिड क्रॉस पे आए तो हमें एक नई चीज मालूम चली। क्या नई चीज मालूम चली, कि एक गैमेट का, देखो अगर हम दुनिया में किसी एक इंसान से बात करें तो हमें लगेगा दुनिया का सबसे सही इंसान वही है, क्योंकि एक ही है,
बुरा है भला है हमें पता ही नहीं चलेगा। बताओ, शरीफ है कमीना है पता ही नहीं चलेगा, है ना। लेकिन अगर दुनिया के इतने लोगों से मिलो कि आपको हर चीज पता लगने लगेगी कि दुनिया में शरीफ इंसान भी है, दुनिया में महाशरीफ इंसान भी है, दुनिया में कमीने इंसान भी हैं, दुनिया में कुत्ते इंसान भी हैं, है ना, तो ये सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। और दुनिया में न्यूट्रल इंसान भी है जो किसी का ना बुरा चाहेंगे ना किसी का भला, ठीक है। कहने का मतलब है नाना प्रकार के इंसान है ना, डिफरेंट टाइप के। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं जो अपनी बात कहना चाह रहा हूं उस बात पे यही बात छुपी हुई है। जब मेंडल ने एक जीन पे काम किया तो उनको केवल एक जीन का इफेक्ट नजर आया। जब एक से ज्यादा जीन यानी 2 जीन पे काम किया तो उनको नई बात सामने आई। उन्होंने देखा कि एक इंसान, मैं इंसान करके बोल रहा हूं, एक इंसान दूसरे इंसान को प्रभावित कर सकता है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को प्रभावित नहीं कर सकता, देखो कहते नहीं मोटिवेट करना, आपके पापा भी आपको प्रभावित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बेटा कर लोगे, नीट होगा तुमसे, हम तुम्हारे साथ है, लगे रहो। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, तुमसे नहीं होगा बेटा, कर लिए तो फिर बताना, तुमसे हो जाए तो बता देना, सही है कि नहीं है, बताओ। और ऐसे लोग ज्यादा हैं जो पहले ही कह देते तुमसे नहीं होगा, और जो कह दे तुमसे नहीं होगा, यही सबसे बड़ा चैलेंज है, ये यहां चुभनी चाहिए बात। और जब यहां चुभ जाती है ना तो वही करके दिखा देता है कि वही करता ही है, देख लेना आप, है ना। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, बहुत सारी इंस्पिरेशन चीजें देखी होंगी, हमेशा वही बंदा जीतता है जिसे रियल में यहां पे ठेस लग गई हो। अब वो ठेस इसे कैसे लगती है, हो सकता है रिलेटिव की बात लग गई हो सकता है कि 12th पास, है ना, तो बातें लग जाती हैं, और जिस दिन लग गई चुभ गई तो अपने आप कर लोगे। बाकी आप लाख कहते रहो कर ले भाई कर ले, कोई नहीं करता है ना। करने के 2 ही रास्ते हैं, या तो व्हेन देयर इज नो ऑप्शन डू और डाई। हम अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर अनंत अंबानी की बात करूं तो अनंत अंबानी के पास रुपए पैसे की कमी क्या है, आप बताओ। उसने तो एमबीबीएस नहीं किया, चाहता तो एमबीबीएस भी कर लेता है, एक डिग्री ही ले लेता है, क्या दिक्कत है, खुद की यूनिवर्सिटीज है, खुद के पापा एक स्टेम लगाते, ले बेटा, है ना, क्या दिक्कत है, डॉक्टर अनंत अंबानी। लेकिन जरूरत ही नहीं है। सोचो क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत कहां होती है, जहां पे कोई ऑप्शन ना हो। अब आप जिस दिन ये सोच लोगे कि कोई ऑप्शन नहीं है, उस दिन पता है आप लग जाओगे। और जब बहुत सारे विकल्प दिखते ना, अच्छा मैं तो इस रास्ते पे भी जा सकता हूँ, मैं तो इस रास्ते भी जा सकता हूँ, मैं तो इस रास्ते पे जा रहा हूँ। सपोज आपके कार की चाबी अनलॉक ना हो और आपके पास कोई विकल्प नहीं, आप अंदर फंस गए हो, क्या करोगे, शीशा तोड़ने के लिए क्या कर दोगे, जान लगा दोगे। जब तक आखिरी सांस चल रही तब तक आप प्रयास करोगे, ठीक है ना। शीशा टूटे नहीं टूटे, लेकिन आप एकदम दम लगा दोगे टूट जाएगा, ये पक्की बात है। लेकिन अगर आपके पास अगर ऐसे विकल्प नहीं है, इस डोर से भी निकल जाओगे, उस डोर से भी निकल जाओगे, इस डोर से भी, और पीछे की खिड़की से भी निकल जाओगे, सही है कि नहीं है। और बस चलेगा तो इंजन से भी निकल जाओगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब विकल्प होते हैं ना तब आदमी उस पर अनेक चीजें डाइवर्जिफाइड हो जाती है, और जब विकल्प नहीं होते ना तो एक ही चीज होती है। हमारे फादर हमारे गांव जानते हो ना, गांव, हमारे गांव के पहले न्यूरोलॉजिस्ट थे, पहले न्यूरोलॉजिस्ट। मतलब उस समय लोग एमबीबीएस नहीं जानते थे, हमारे यहाँ बीएससी कर लेना बहुत बड़ी बात हो जाती थी, गांव की बात बता रहा हूँ। और हमारे पापा ने उस समय एमबीबीएस करके न्यूरोलॉजिस्ट किया। और जबकि उनको बस एक बात चुप गई थी, मेरे पापा बड़े शरारती थे, हम आज बता रहे हैं आपसे क्यों शरारती थे। गांव के लोग होते क्या, खेल ये सब ज्यादा खेलते हैं, है ना। तो क्या पेड़ पे चढ़ जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल बंक मारते थे, वो सरकारी विद्यालय था, तो क्या होता था उसमें स्कूल जाओ ना जाओ कोई नहीं कहने आ रहा है, ना उस समय अटेंडेंस आती थी ना कुछ आती थी। 6 साल स्कूल नहीं गए, मतलब पास हो जाते थे, 6 साल स्कूल नहीं गए, फीस वीस सब जमा कर देते थे। स्कूल जाने से उनको बड़ा एलर्जी था। क्लास अर्लियर क्लास की बात बता रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस की बात बता रहे हैं। एक दिन मेरे दादाजी मेरे पापा के स्कूल के पास से गुजर रहे होंगे, उनके बहुत बिजी व्यक्ति थे वो, तो वो बताते थे, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई मुझे एक दिन। भाई मुझे कैसे याद होगा, अब आप बोलेगा आपने अपने पापा की शादी देखी थी, घंटा, है ना, ऐसी बातें करोगे। तो ये बात मुझे मेरे पापा ने बताई कि मैं देखो मैं भी शरारती था, मैं एक बार शरारत कर रहा था, तब उन्होंने ये बात बताई थी। कहने लगे देखो शरारती हर कोई होता है, लेकिन एक उम्र होती है, एक चीज होती है, सुधर जाओगे तो अब तुम्हारा भला है, नहीं तो तुम्हारी इच्छा, है ना। तो मैंने कहा, मतलब उन्होंने मुझे बताया कि मैं आम के पेड़ पे बैठता था,
गोल करके हमारे 5-6 स्टूडेंट मतलब 5-6 फ्रेंड्स थे, हम सब आम के पेड़ पे बैठते थे, खूब आम खाते थे। और गांव वगैरह पे पटरी एक चीज होती, पटरी पे चौक से लिखते थे, स्लेट नहीं होते थे पहले, पटरी पे चौक से लिखते थे। मैं अब इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ, और मेरे पापा बहुत पुराने थोड़ा रहे होंगे, मतलब बता रहा हूँ गाँव का हाल क्या था। स्कूल में कोई जाए या ना जाए, नीचे बैठ के पढ़ाई होती थी, नो बेंच नो सब कुछ, वही प्राथमिक विद्यालय है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक दिन टीचर से मुलाकात हो गई दादाजी की, तो बोले बोले मेरे बेटे की पढ़ाई कैसी चल रही है। बोले आपका बेटा, वो स्कूल में कभी हमने देखा ही नहीं है उसको, 6 साल से दे नहीं देखा। बोले नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी होगी, डेली जाता है डेली आता है, मैं पूछता हूँ उसकी मम्मी से, तो डेली हो जाता है, डेली करता है, और मार्कशीट भी आता है। तो बोले मार्कशीट आता है, वो पेपर देने केवल आता है बस, बाकी पूरे साल कहीं नहीं दिखता है। तो मेरे बाबा जी ने, मतलब मेरे दादाजी या बाबा जी जो कहते हैं हम लोग, तो उन्होंने उनको इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि अधमरा कर दिया। अब आप बिलीव नहीं करोगे, वो उसके बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो ये भी बात बताते थे कि फिर से मैंने 6 महीने सुधरा रहा, फिर से आम के पेड़ पे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, तो उन्होंने एक बात बताई, देखो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ना, सबकी लाइफ में ये चीजें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। लेकिन जब मेरे बाबा जी जिस दिन एक्सपायर होने वाले थे, उसके 2 दिन पहले की बात है, बीमार थे, हार्ट अटैक आया उनको और बीमार थे, तो बोले मेरी एक विश है। बोले क्या, तब तक मेरे फादर ने ग्रेजुएशन कर लिया था, तो बोले कि मेरी एक विश है, मैं तुम्हें डॉक्टर बनना देखना चाहता हूं, क्योंकि अगर तुम डॉक्टर होते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश, अगर मैं नहीं भी रहूं आगे, पता नहीं उन्हें कैसे पता था, या कोई इंसिडेंस था, या लक बाई चांस था, तो उन्होंने बोला अगर तुम डॉक्टर बन जाते तो मेरा सपना पूरा हो जाता, तुमने मेरा एक सपना नहीं पूरा किया। और वो इत्तेफाक से 2 दिन बाद एक्सपायर हो गया। मेरे पापा 1 साल के लिए डिप्रेशन में चले गए, और जब 1 साल बाद डिप्रेशन से लौट के आए, तो उनको यही बात याद आई कि मुझे एमबीबीएस करना है। उन्होंने पूरा ग्रेजुएशन वगैरह छोड़ के फिर एमबीबीएस में लग गए, और सीपीएमटी के थ्रू उन्होंने एमबीबीएस किया। सोचो उस समय गांव की देहात की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और बीएचयू जैसे कॉलेज से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एमबीबीएस कर लिया, फिर उन्होंने पीजी करी, फर्स्ट अटेम्प्ट पीजी निकाल दी। तो जब बातें चुभ जाती ना, तब वो हो जाती, क्योंकि उन्हें ये जीवन भर लगता था कि मेरे बाबा जी का, मतलब मेरे पापा का सपना पूरा नहीं हो पाया। तो ये बात होती है, मतलब जब बातें चुभ जाती है तो इंसान कर लेता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि भाई आखिरी समय है, डू और डाई, है ना, यहाँ सीधी बात है, डू और डाई, आर या पार का खेल है ना, और कुछ नहीं। तो मैं यही बात आपको समझा रहा था। अब यहाँ पे समझिए क्या बात बोली है इसने। इसने ये बात बोली है कि जब मेंडल ने एक जीन पर स्टडी किया, तो उन्हें क्या पता चला, 2 रूल पता चले, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन जब वो 2 जीन पर काम करने लगे, तो उनको नई बात पता चली। क्या नई बात पता चली, कि एक जीन दूसरे जीन को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है। पता चला एक जीन दूसरे जीन को अफेक्ट, यानी दोनों जीन स्वतंत्र हैं, किस मामले के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए। यानी एक जीन का सेग्रीगेशन दूसरे जीन के सेग्रीगेशन को अफेक्ट नहीं करता, मतलब एक व्यक्ति की लाइफ दूसरे व्यक्ति की लाइफ को अफेक्ट नहीं करती। सही है ना, क्लियर है ना, इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट नहीं करती। समझ में मेरी बात आप समझ पा रहे हो। क्या बोला गया कि एक जीन दूसरे जीन को अफेक्ट कभी नहीं करता, ठीक है, क्या नहीं करता, सेग्रीगेशन। और इन्होंने ये बात क्यों कही, इन्होंने ये बात इस तरीके से कही, जब F1 में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y मिला, तो इन्होंने क्या देखा कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर, अब इसका पेयर देखा इन्होंने, कि देखो ये और ये जब सेग्रीगेट हो रहा है, तो ये 50-50% सेग्रीगेट हो रहा है, क्योंकि वही वाला रूल है ना, होमोजाइगस होगा तो 100%, हेटेरोजाइगस होगा तो 50%, ठीक। अब देखो यहां पे कैपिटल R और स्मॉल r सेग्रीगेट हो गए, लेकिन कह रहा है जब हम इसको देखते हैं कैपिटल Y और स्मॉल y को, तो वो भी 50-50% सेग्रीगेट हो गए। लेकिन कह रहा है कि यहां पर जो चारों जीनोटाइप थे, वो हमको 4 अलग अलग टाइप के मिले, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y, सारे 25-25% मिले। लेकिन एक जीन का सेग्रीगेशन दूसरे जीन को सेग्रीगेशन को अफेक्ट नहीं करता। ये बात कहीं लिखी, रुक जाओ, हाँ ये रहा, ये देखो, ये दिस लॉ स्टेट्स दैट when 2 pair of traits, पहले एक पेयर की बात कर रहा था, अब कितने पेयर की बात कर रहा है, 2 pair of traits are combined in hybrid, the segregation of one pair of character is independent to the segregation of another pair of character। मतलब एक जोड़े का
जो करेक्टर था वो जब सेग्रीगेट होता है तो दूसरे जोड़े के सेग्रीगेशन को अफेक्ट नहीं करता। एक जीन का सेग्रीगेशन दूसरे जीन को अफेक्ट नहीं करता। यही तो इसका निचोड़ है। अच्छा, और ये बात इन्होंने ऐसे कही, बड़ी शानदार बात कही कि कैपिटल आर स्मॉल आर, जब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? कैपिटल आर, इस कैपिटल आर और स्मॉल। मैं सीधे F2 में चला गया। मैं कहां चला गया सीधे? अच्छा जरा सोचो, कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई। इसी तरीके से इसके F2 में जाऊं तो कैपिटल वाई मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा और स्मॉल वाई मिलेगा। तो वहां पे रेशियो क्या आ जाएगा? वहां पर भी रेशियो आ जाएगा वही, यानी ये रेशियो कितना आया? ये रेशियो आएगा 3:1। अगर मैं फिनोटाइपिक रेशियो देखूं, जीनोटाइपिक देखूं तो आ जाएगा 1:1। चलो मैं पहले फिनोटाइप से निकालता हूं, इसका भी रेशियो कितना आ जाएगा? 3:1। 3 येलो और 1 रिंकल, यही तो रेशियो आया। अब इन्होंने बोला एक डाई हाइब्रिड में कितने मोनोहाइब्रिड? अरे एक डाई हाइब्रिड अगर मैं बोलूं तो कितने मोनोहाइब्रिड? 2 मोनोहाइब्रिड। तो एक इन्होंने ले लिया ये वाला राउंडेड का रिंकल के साथ और एक येलो का ग्रीन के साथ, दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? अब इन्होंने बोला अगर निर्भर नहीं करता तो इनको मल्टीप्लाई करके देखो, वही चीज आ जानी चाहिए, वही रेशियो आना चाहिए जो आना चाहिए। देखो 3 देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो था, ठीक है ना। अब देखो ये 3 9 और ये कैसा बना? कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, यानी राउंडेड येलो, 9 बने राउंडेड येलो। अच्छा 3 1 3, तो ये कैसा बना? कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर या स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, पहले इसी को लिखो। अब देखो ये कैसा बना? रिंकल्ड येलो बना कि नहीं बना? फिर 1 3 3, ये कैसा बना? कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, मतलब राउंडेड रिंकल्ड, ठीक है ना। और देखो इधर देखो स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, तो मतलब 1 1 1, तो ये 1 बना और ये बना कैसा? रिंकल्ड ग्रीन। अब आप देखो रेशियो वही आ गया 9331, वही रेशियो आ गया ना। अच्छा अगर आपको जीनोटिपिक रेशियो देखना होता तो भी देखो मैं निकाल देता हूं, ये देखो कैसे आएगा। 1 to 1 का मल्टीप्लाई 1 to 1 से करो तो 1 1 1, 121, 242, 121, यही तो आएगा, यही आएगा ना। अरे 1 का इससे करो 121 आ गया, 2 का करो 242 आ गया, फिर 1 का करो 121 आ गया, ये आ गया रेशियो। आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो फिनोटाइपिक रेशियो ये आ गया, जीनोटाइपिक रेशियो ये आ गया। अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है तो आप कोई भी क्रॉस निकाल सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, इधर देखो, आपसे अगर पूछा जाए नंबर ऑफ गैमीट तो आप ये वाला फार्मूला लगा लेना, सही है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि फिनोटाइपिक रेशियो, आप ये वाला फार्मूला लगा लेना, ठीक है। आपसे पूछा जाए जीनोटाइपिक रेशियो, आप ये वाला फार्मूला लगा लेना। जैसे एग्जांपल, हमसे अगर पूछा जाए कि मोनोहाइब्रिड में जो गैमेट बनते थे वो कितने बनते थे, तो मोनोहाइब्रिड में गैमेट बनते थे 2 की पावर 1 बराबर 2, तो 2 मेल के बनते थे 2 फीमेल के बनते थे, तो चेकर बोर्ड में खाने कितने बने? 4। अच्छा मोनोहाइब्रिड का रेशियो निकालो तो 3:1, क्योंकि यहां 1 कर दोगे ना तो 3:1। अगर मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो निकालना हो 1 to 1। अच्छा अगर डाई हाइब्रिड का निकालना है तो यहां देखो 3:1 का 2 कर दो तो आंसर आ जाएगा 9331। इसका कर दो 121, 242, 121, आ गया आंसर। अब देखो अगर आपसे ये पूछ ले नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने बन रहे हैं, तो देखो कितने बन रहे हैं 1 2 3 4, तो इसका भी फॉर्मूला है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2 बराबर 4। इसका अगर पूछा है नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी 3 की पावर n, तो देखो 3 की पावर 2 बराबर 9। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीईआरटी पूछ रही है आपसे, ये देखो क्या पूछा है, जीनोटाइप फाउंड इन F2, जीनोटाइप के कितने नंबर बने? 9 बने ना। कौन सा फार्मूला लगा? 3 की पावर 2 बराबर 9, यहां पे आंसर आएगा 3 की पावर 2 बराबर 9, यहां पे 2 की पावर 2 बराबर 4। अच्छा कैसे 9 आया? 121 3 बार हो गया, 242 3 बार हो गया, 121 3 बार हो गया, तो कितने हुए टोटल? 9। यहां देखो यहां क्या हो गया 9 S2 3 S2 3 S2 1,
4 हो गए। बोलो हो गया क्लियर? सही बात है, क्लियर हो गया? ये हो गया आपका डाई हाइब्रिड रेशियो। ठीक है, ये बस ये छोटा सा करा दें। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है कब दी गई? देखो मेंडल ने अपना रूल कब दे दिया था? 1863 में, 63 में। लेकिन मेंडल की बुक जो पब्लिश हो गई थी कब हुई? 65 में। और उनका काम लोगों को कब तक नहीं पता चला? 1900 तक। रीजन कुछ बताए थे मैंने आपको, रीजन बताए थे, कम्युनिकेशन इजी नहीं था, कम्युनिकेशन इजी नहीं था। ठीक है, उनका वाइडली पब्लिश नहीं हो पाया था बुक। दूसरा रीजन था जीन या फैक्टर बोले वो स्टेबल होते हैं और डिस्क्रीट यूनिट के रूप में होते हैं, और ये कोई बात मानने को तैयार नहीं था। ठीक है ना? अच्छा, और क्यों? क्योंकि लगातार लोगों को वेरिएशन दिख रहा था, वेरिएशन दिख रहा था। अच्छा, वेरिएशन किस मायने में दिख रहा था? मम्मी पापा को अपने देखो और आप अपने को देखो, अपने भाई को देखो, अपने बहन को देखो, सबकी शकल सूरत अलग अलग है, तो हम कैसे मान लें कि वेरिएशन नहीं हो रहा है? हमें तो ये लगेगा ना कि वेरिएशन हो रहा है। तो उस समय भी इंसान थे, इस समय भी इंसानों की अकल थी, उस समय भी इन लोगों को लगता था कि मम्मी पापा के को ऐसे हैं पर बच्चे अलग टाइप के, तो वेरिएशन देखने को मिलता है। तीसरी बात, मेंडल का जो मैथमेटिक्स का रूल था बायोलॉजी को सॉल्व करने के लिए, वो बड़ा ही नया था और कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। फाइनली मेंडल से फिजिकल प्रूफ मांगा गया। ठीक है, फिजिकल प्रूफ मांगा गया तो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया। ये देखो सन 1900 में 3 साइंटिस्ट डिब्रीज, कोरेंस और शेरमार्क ने रीडिस्कवरी की, किस पर? मेंडल पर। और उन्होंने तब तक एडवांसमेंट हो गया माइक्रोस्कोपी में। जैसे ही माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हुआ तो साइंटिस्ट सेल डिवीजन को देख पाते थे, और जैसे ही साइंटिस्ट सेल डिवीजन को देख पाते थे तो सबसे पहले उन्हें क्या दिखाई पड़ा? एक स्ट्रक्चर जो कि कभी डबल हो जाता था, कभी हाफ हो जाता था, कभी डबल हो जाता था, कभी हाफ हो जाता था। उस स्ट्रक्चर को कलरफुल बॉडी या क्रोमोसोम बोला गया। ठीक है, और इसको केवल स्टेनिंग के द्वारा ही देखा जा सकता है। आपको पता है क्रोमोसोम बिना कलर किए नहीं देख सकता। 1902 में क्रोमोसोमल मूवमेंट मियोसिस के दौरान देखा गया। बताओ मियोसिस के दौरान क्रोमोसोमल मूवमेंट कब देखा गया? और सटन एंड बोवेरी ने ये पाया कि क्रोमोसोम का बिहेवियर जीन के बिहेवियर के बिल्कुल पैरेलल है। क्रोमोसोम का बिहेवियर किसके पैरेलल है? जीन के बिहेवियर के लिए। ठीक है, रिकॉल दैट दे हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। उन्होंने बताया कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो जो माइटोसिस के समय वो नोटिस किया, फिर मियोसिस के समय दोनों नोटिस किया, और यही कंक्लूजन निकला कि दोनों का बिहेवियर पैरेलल है। यानी क्रोमोसोम और जीन पैरेलल है, दोनों ही पेयर में होते हैं, और जो जीन होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते हैं। ये बात तो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, और ये वही बात बता रहे हैं कि पहले जीवन में ऐसा दिख रहा था, G2 आते आते S से गुजरा तो डबल हो गया, फिर एनाफेज में सेंट्रोमियर टूट गया। बोलो, एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर नहीं टूटता, ये इससे अलग हो गया। तो देखो ये दो ऊपर और ये दो नीचे। अब जर्म सेल आते आते सेंट्रोमियर टूट गया, जब सेंट्रोमियर टूटा तो ये वाला ऊपर, ये नीचे, ये वाला ऊपर, ये नीचे, इस तरीके से गैमेट बन जाते हैं, इस तरीके से गैमेट बन जाते हैं। और ये फिगर जब भी आ जाए तो किसको दर्शा रहा है? सेग्रीगेशन को या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। देखो क्या लिखा है, सेग्रीगेशन को। जबकि अगर ये वाला फिगर आ जाए, समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऐसा नहीं कि है। जब देखो दोनों को तुलना करने की बात कर ले, जब दोनों की तुलना कर ले, दो केस की तुलना करे तो इंडिपेंडेंट असॉर्ट। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक क्या हमने आपको समझाया? अगर एक ही जीन की बात करें, देखो एक ही जीन की यहां बात चल रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? सेग्रीगेशन। और यहां जरा चेक करो, यहां दो अलग अलग जीन की बात चल रही है। ये देखो, पॉसिबिलिटी 1 की भी बात चल रही है, पॉसिबिलिटी 2 की भी बात चल रही है। ये देखो, इसके साथ ये जीन लिया, इसके साथ बदल दिया। अब आप बताओ, यहां से तो आप पकड़ लोगे ना बात को। ये फिगर किसका है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो फिगर किसका था? सेग्रीगेशन का, सेग्रीगेशन का। ठीक है, तो बस इसमें इस फिगर से और कुछ नहीं आता है, ये बस फिगर पहचानने को आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, और ये बोल रहे हैं आप कैसे पहचानोगे ए क्या है बी क्या है? मतलब मेंडल जिसको फैक्टर कह रहे थे वो फैक्टर क्या निकला, मेंडल जिसको फैक्टर कह रहे थे वो फैक्टर क्या निकला, और कैसे पहचाना इन्होंने ऐसे पहचाना। अकर्षण पेयर तो नहीं पहचान में आया, दोनों जोड़ों में होता है, चाहे जीनो चाहे क्रोमोसोम। कहता है अलग हो जाते हैं और गैमेट में एक कॉपी पहुंचती है, सेम लिखा है,
तब भी नहीं समझ में आया, लेकिन यहां पे कहते ही समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच पेयर, यानी एक पेयर दूसरे पेयर पे इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? जीन इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, और यहां बोलो वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। क्रोमोसोम, एक पेयर की बात करें तो क्रोमोसोम, अच्छा बताओ मेरे गैमेट में मेरे पास कितने क्रोमोसोम है? 46। अरे मैं पुरुष हूं, महापुरुष नहीं जो इतना सोच रहे हो, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास कितने क्रोमोसोम? 46। और मेरी गैमेट में कितने क्रोमोसोम? तो एक ही पेयर तो सेग्रीगेट हुआ भाई। 23 पेयर की बात कर रहे हो तो एक ही पेयर तो सेग्रीगेट हुआ। तो जब वन पेयर की बात करें तो क्रोमोसोम। और अच्छा बताओ, मेरे एक क्रोमोसोम पे अनेक जीन हो सकते हैं, तो अनेकों जीन सेग्रीगेट होंगे। जब गैमेट बनेगा तो अनेकों जीन सेग्रीगेट होंगे। तो मैं वन पेयर बोलूंगा कि मैनी पेयर्स बोलूंगा? मैनी पेयर्स को ऐसे बोल दिया, पेयर्स। यहां देखो, पेयर, पेयर्स, पेयर, इंडिपेंडेंट पेयर्स की बात कर रहा है, मतलब एक क्रोमोसोम पे सैकड़ों जीन है, ठीक है ना? तो वो सारे सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो ये चीज है जीन और वो चीज है क्रोमोसोम। उस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? तो एक क्रोमोसोम हो गया, एक जीन हो गया। बस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बता दूं, इतनी, बस इतनी लाइन। देखो, अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था वो किस व्यक्ति ने दिया? वो दिया टीएच मॉर्गन ने। अच्छा, टीएच मॉर्गन को बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, और उनके कलीग ने दिया, ठीक है? दिस इज द बेसिस ऑफ वेरिएशन। बोलते हैं कि यही वेरिएशन का कारण होता है, वेरिएशन का कारण है। और मॉर्गन ने काम किया था टाइनी फ्रूट फ्लाई पे। टाइनी फ्रूट फ्लाई को क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अच्छा, उन्होंने पाया अपनी स्टडी में कि ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे ग्रो कर जाता है, मतलब केले का छिलका, फल का छिलका, इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्रूट फ्लाई। सब पे आराम से ग्रो कर जाता है, इसीलिए इसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। और ये अपनी लाइफ साइकिल कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है? 2 वीक में। ये अपनी लाइफ साइकिल 2 वीक में कंप्लीट कर लेता है। एक बार मेटिंग करेंगे तो फिर बहुत सारे प्रोजेनिस बना लेगा, मतलब एक बार मेटिंग कराएंगे बहुत सारे प्रोजेनिस बना लेगा। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सी बात सही नहीं है आप देखना टेस्ट में, जब आएगा तो आपको यहीं से क्वेश्चन मिल सकते हैं। देयर वॉज ए क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स, मतलब मेल फीमेल को आसानी से देख के पहचान जाएंगे। सुनना, जिसकी बॉडी छोटी वो, जिसकी बॉडी बड़ी वो, जिसका बॉडी सफेद, नहीं येलो, सफेद, हाँ सफेद, जिसकी बॉडी सफेद है वो, अरे सफेद है मतलब गोरी है, जो गोरी है वो कौन है? और जो ब्राउन है वो कौन है? मेल। और जिसकी आंखें गुस्से से लाल है वो कौन है? और जिसकी आंखें एकदम चमकदार है, बिल्कुल बल्ब की तरह पीली पीली, वो कौन है? फीमेल। तो बताओ, जिसकी बॉडी कैसी है? जिसकी बॉडी अगर है व्हाइट और आंखें बल्ब जैसी चमक रही हैं पीली पीली, तो क्या हुआ? फीमेल। और जिसकी जो ब्राउन है, थोड़ा डार्क है, और जिसकी आंखें तमतमा रही हैं लाल लाल, वो क्या हुआ? वो मेल हुआ। अब याद हो जाएगा। चलो, कह रहा है 2 वीक में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ, कई बार आया हुआ, और मैं गारंटी बोल रहा हूं यही कहीं से क्वेश्चन इस बार भी आएगा, आप देखिएगा। सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, और सेक्स मेल फीमेल को आसानी से पहचान सकते हैं। देखो लिखा इजिली डिस्टिंग्विशेबल, और बहुत सारे हेरिडिटिकल वेरिएशन की स्टडी कर पाते थे, वो भी केवल और केवल लो पावर माइक्रोस्कोप यानी हैंड लेंस से। तो ये आज आपको यहां तक करा दिया गया, ठीक है? इसके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टर्न यानी मंडे को करेंगे।